Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel, or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you all are doing great. In this particular class, we are going to cover Schedule to the Act. ये second part है आपकी क्लास का, ठीक है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 कवर किया है जिसमें हमने आपके इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स दैट इज योर सीए एक्ट कवर किए थे। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम आपके शेड्यूल्स को कवर करेंगे। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोफेशनल एथिक्स का, शेड्यूल टू दी एक्ट। तो कितने शेड्यूल होते हैं, मैं एक सेकेंड, ओके अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो भी आप इस पार्ट को देख सकते हो, लेकिन एडवाइजेबल यही है कि अगर आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है तो आप पार्ट नंबर 1 पहले देखो, उसके बाद आप पार्ट नंबर 2 देखो, ठीक है। तो आपके 2 शेड्यूल होते हैं, कितने होते हैं? आई एम 100% श्योर, हाँ आई एम 100% श्योर कि आपने लाइफ में कभी पेपर दिया है या आपने पेपर नहीं भी दिया है, ठीक है, आपने अपनी खुद से कभी रिवीजन करी है तो आपको कुछ ना कुछ तो इन शेड्यूल्स के बारे में पता है। तो बेस्ट अगर आपको आउटपुट लेनी है इस लेक्चर की तो आप क्या करो, जो भी आपको पता है आप उसको बोलते जाओ। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि इतने शेड्यूल होते हैं तो आप बोल लो कि 2 शेड्यूल होते हैं। तो कितने शेड्यूल होते हैं? 2 शेड्यूल होते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट शेड्यूल और दूसरा होता है आपका सेकंड शेड्यूल। तो ये बताओ मुझे अब पहले शेड्यूल में कितने पार्ट होते हैं? तो पहले शेड्यूल में होते हैं आपके 4 पार्ट और दूसरे शेड्यूल में होते हैं आपके 3 पार्ट, राइट। आपके फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट पार्ट के कितने क्लोजेस हैं? तो उसके हैं टोटल 12 क्लोजेस, राइट। फर्स्ट शेड्यूल के सेकंड पार्ट के कितने क्लोजेस हैं? सेकंड पार्ट क्लोज नंबर 2, तो 2 क्लोज, 2 दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट के कितने क्लोजेस हैं? तो तीसरा पार्ट क्लोज भी कितने? 3। उसके बाद कहता है फोर्थ पार्ट के कितने क्लोजेस हैं? तो आपके फोर्थ पार्ट के हैं 2 क्लोजेस, राइट। एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कितने क्लोजेस हैं, बट आपको जब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जब आप इसके अंदर जाओगे, इसको शेड्यूल्स को कवर करोगे, तो आपको ये क्लोज नंबर भी याद होनी चाहिए। और एग्जाम में जब आपकी केस स्टडी आएगी तो आपको इंस्टेंटली क्रैक होना चाहिए कि कौन से शेड्यूल के कौन से पार्ट के कौन से क्लोज से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 ऑफ योर शेड्यूल नंबर 1 किससे डील करता है? आपके मेंबर इन प्रैक्टिस से डील करता है। कि मतलब कि आपके मेंबर इन प्रैक्टिस को कब हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी मानेंगे, तो ये सारे क्लोजेस हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 डील करता है आपके मेंबर इन सर्विस को। पार्ट नंबर 3 डील करता है मेंबर्स को जनरली, मतलब चाहे वो प्रैक्टिस में है, चाहे वो सर्विस में है, चाहे वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है तो जो चीज़ें आपके पार्ट नंबर 3 में लिखी है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। आपके पार्ट नंबर 4 में आते हैं अदर मिसकंडक्ट, राइट। तो सेकंड शेड्यूल के टोटल कितने पार्ट हैं? सेकंड शेड्यूल के टोटल पार्ट हैं 3 पार्ट। पार्ट नंबर 1 में, जैसे कि शेड्यूल नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में कितने क्लोजेस थे? 12 क्लोजेस। तो इसमें भी सबसे ज्यादा क्लोजेस कहाँ पे हैं? आपके पार्ट नंबर 1 में हैं। कितने क्लोजेस हैं? टोटल 10 क्लोजेस हैं। ये भी जैसे आपका पार्ट नंबर 1 ऑफ शेड्यूल नंबर 1 डील करता है मेंबर इन प्रैक्टिस से, तो ये भी आपके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ मेंबर्स इन प्रैक्टिस को डील करता है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 यहाँ पे डील किससे करता है? आपके मेंबर्स के प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से डील करता है, मतलब चाहे वो प्रैक्टिस में है चाहे वो प्रैक्टिस में नहीं है। पार्ट नंबर 3 में यहाँ पे आपके अदर मिसकंडक्ट कवर हैं, जैसे आपके पार्ट नंबर 4 ऑफ शेड्यूल नंबर 1 में अदर मिसकंडक्ट कवर थे, ठीक है। आप 1-2 बार इस स्ट्रक्चर को पढ़ोगे, आपको ये स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। एंड आई एम 100% श्योर कि अगर आप अपनी क्लास ले चुके हो तो वो क्लास में इतने दिन चलता है ये चैप्टर, तो आपको अभी तक अपना स्ट्रक्चर याद भी हो गया होगा, राइट। सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ योर फर्स्ट शेड्यूल का फर्स्ट पार्ट में कितने क्लोज हैं? सबसे पहले ये बताओ। तो अभी मैंने बताया आपको कितने क्लोज हैं, टोटल 12 क्लोजेस हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यही है, राइट। ये डील क्या करता है? ये डील करता है आपके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ सीए इन प्रैक्टिस को। तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन लिखोगे एग्जाम में, आपकी ओपनिंग लाइन कैसी होगी? ओपनिंग लाइन होगी, अ सीए इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आपको ये ओपनिंग लाइन याद करके रखनी है। तो ओपनिंग लाइन क्या होगी? एज पर शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लोज 1, 2, 3 जो भी क्लोज एप्लीकेबल होगा, अ सीए इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही, उसके बाद आप अपनी प्रोविजन लिखना शुरू करोगे। तो हमारा फर्स्ट क्लोज क्या कहता है कि एक सीए इन प्रैक्टिस को हम डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लेंगे अगर वो अलाउ करता है किसी और पर्सन को अपने नाम पे प्रैक्टिस करने के लिए, अनलेस
वो पर्सन क्या है, वो पर्सन भी एक सीए इन प्रैक्टिस है। तो एक सीए इन प्रैक्टिस अपने नाम पे किसी और बंदे को अलाउ नहीं कर सकता प्रैक्टिस करने के लिए, अनलेस वो जो बंदा है वो भी सीए इन प्रैक्टिस है। उसके साथ साथ सीए इन प्रैक्टिस होने के साथ साथ वो पर्सन क्या होना चाहिए, उसके साथ पार्टनरशिप में होना चाहिए या फिर उसके साथ एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। ऐसा कौन कहता है, ऐसा आपका क्लोज नंबर 1 कहता है। क्लोज नंबर 2 कहता है कि सिर्फ हम प्रैक्टिस ही करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, आपका जो सीए इन प्रैक्टिस है उसको डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा अगर वो पे करता है, मतलब वो देता है या फिर वो अलाउ भी करता है पे करना या अग्री भी कर रहा है पे करना, क्या अपना शेयर, कमीशन, ब्रोकरेज, किस चीज का, अपनी फी का या फिर अपने प्रोफेशनल बिजनेस के प्रॉफिट का, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली किसी भी पर्सन को। ये क्लोज कहता है कि आपका सीए इन प्रैक्टिस जो उसको फीस मिलती है, जो उसका जो बिजनेस प्रोफेशन का प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट का वो शेयर, कमीशन, ब्रोकरेज किसी और पर्सन को अलाउ नहीं कर सकता। सिर्फ अलाउ नहीं, अग्री भी नहीं कर सकता टू पे। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है। वो किसको दे सकता है, वो अपने इंस्टीट्यूट के मेंबर को अलाउ कर सकता है, अपने पार्टनर को दे सकता है, अगर उसका कोई रिटायर्ड पार्टनर है तो रिटायर्ड पार्टनर को भी दे सकता है, अगर उसका ऐसा कोई पार्टनर है जिसकी डेथ होगी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी वो अपना शेयर ऑफ कमीशन दे सकता है, या फिर जो आपकी रेगुलेशन नंबर 53A में प्रोफेशनल बॉडीज मेंशन है उनके किसी भी मेंबर को दे सकता है। जैसे कि वहां पे आपका ICSI का नाम है, जहां पे आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क्स अकाउंटेंट का नाम वहां पे है, आपका बार काउंसिल का नाम है। तो जो भी आपकी रेगुलेशन नंबर 53A में जो आपकी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, तो आपका जो सीए इन प्रैक्टिस है उनके साथ अपना प्रॉफिट शेयर कर सकता है, या फिर वो पर्सन जिनके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है। प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन भी रेगुलेशन नंबर 53A में स्पेसिफाइड है। तो ये क्या कहता है आपका क्लोज नंबर 2 कि आपका सीए इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो अपनी फी का या फिर अपने बिजनेस के प्रॉफिट का कोई शेयर, कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज किसी भी पर्सन को देता है। किसके अलावा, मतलब किसको दे सकता है, मेंबर को, पार्टनर को, अपने डिसीज्ड पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, अपने रिटायर्ड पार्टनर को, मेंबर ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडी, या फिर एक ऐसे मेंबर को जिसके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है। राइट उसके बाद आता है क्लोज 3। क्लोज 3 कहता है कि अगर मेंबर पे नहीं कर सकता, दे नहीं सकता, तो ले भी नहीं सकता। तो ये क्लोज कहता है कि हम एक सीए इन प्रैक्टिस को डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लेंगे अगर उसने एक्सेप्ट किया, क्या किया, एक्सेप्ट किया या फिर अग्री भी कर लिया, मतलब एक्सेप्ट किया नहीं, सिर्फ हामी भर दी उसने एक्सेप्ट करने के लिए, किसका, कोई भी पार्ट ऑफ प्रोफेशनल प्रॉफिट ऑफ अ पर्सन, मतलब किसी और पर्सन का प्रोफेशनल प्रॉफिट का हिस्सा लेने के लिए वो अग्री कर गया या उसने एक्सेप्ट कर लिया, जो कौन नहीं है, जो उसके इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है, या प्रोफेशनल बॉडी जो हमने अभी क्लोज नंबर 2 में देखी 53A रेगुलेशन में, उसका मेंबर नहीं है, या वो मेंबर आपका ऐसा नहीं है जिसके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है। तो मतलब इन लोगों से आप एक्सेप्ट कर सकते हो। इन शॉर्ट जिनको आप क्लोज नंबर 2 में दे सकते हो अपना शेयर, उन्हीं से आप एक्सेप्ट कर सकते हो क्लोज नंबर 3 में। क्लोज नंबर 4 कहता है कि हम एक सीए इन प्रैक्टिस को डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लेंगे अगर वो पार्टनरशिप में एंटर करता है, चाहे वो इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर, किसके साथ, किसी भी पर्सन के साथ, किनको छोड़कर, एक्सेप्ट किसी और दूसरे सीए इन प्रैक्टिस को छोड़कर, एक्सेप्ट जो आपकी रेगुलेशन नंबर 53B में, यहां पे 53B है, ए नहीं है, तो 53B में जो आपके प्रोफेशनल बॉडीज हैं उनके मेंबर्स को छोड़कर, या फिर जिस पर्सन के पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की हुई है या आपकी काउंसिल ने प्रिस्क्राइब करी है, उनको छोड़कर। मतलब आप किसी और सीए इन प्रैक्टिस के साथ पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हो, मेंबर ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडीज के साथ पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हो, और पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन के साथ आप पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हो। उसके अलावा आप किसी और के साथ पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो आपको डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा अंडर क्लोज नंबर 4 ऑफ शेड्यूल नंबर 1 ऑफ पार्ट नंबर 1। ठीक है, फिर आता है क्लोज नंबर 5। क्लोज नंबर 5 क्या कहता है कि एक सीए जो कि प्रैक्टिस में है उसे क्या मान लिया जाएगा, डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो किसी भी प्रोफेशनल बिजनेस को सिक्योर करता है, लेता है। कैसे, उन सर्विसेज के थ्रू, उनकी किसी की सर्विसेज के थ्रू जो क्या नहीं है, उसके एम्प्लॉय नहीं है,
उसका पार्टनर नहीं है या उन मीन्स के थ्रू जो एक सीए के लिए ओपन नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर आपका सीए इन प्रैक्टिस अपने काम को ले रहा है, सिक्योर कर रहा है, किसकी सर्विसेज के थ्रू, अपने एम्प्लॉयज के थ्रू, पार्टनर्स के थ्रू और उन मीन्स के थ्रू जो एक सीए के लिए ओपन है, तो वो उसके ऊपर कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है। लेकिन अगर वो इनके अलावा किसी और वे से सर्विसेज, किसी और वे से या किसी और की सर्विस की हेल्प से काम को एक्वायर कर रहा है, देन ही विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, राइट। उसके बाद जब आप अपना क्लोज नंबर 5 चेक करोगे, जब भी आपके क्लोज नंबर 5 के क्वेश्चंस आएंगे, जस्ट मेक श्योर क्लोज नंबर 6 और क्लोज नंबर 7 भी आप चेक कर रहे हो, क्योंकि होता कई बार ऐसा है कि सेम ही क्वेश्चन के ऊपर क्लोज नंबर 5 भी लगता है, क्लोज नंबर 6 भी लगता है, क्लोज नंबर 7 भी लगता है, राइट। तो ये थे आपके 5 क्लोजेस। एक बार फिर से बता दो, क्लोज नंबर 1 कहता है कि कोई एक ऐसा सीए इन प्रैक्टिस, उसको हम डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लेंगे अगर वो अपने नाम पे किसी और पर्सन को अलाउ करता है कि तू प्रैक्टिस कर ले। किसको गिल्टी नहीं माना जाएगा? अगर वो जिसको अलाउ कर रहा है वो भी सीए इन प्रैक्टिस है और उसके साथ या तो वो उसका पार्टनर है या तो उसके साथ एम्प्लॉयमेंट में है। सेकंड क्लोज कहता है कि एक सीए इन प्रैक्टिस अपनी फी का कोई भी शेयर, कमीशन, ब्रोकरेज या फिर अपने बिजनेस प्रोफेशन का कोई भी प्रॉफिट वो शेयर नहीं कर सकता किसी भी पर्सन के साथ। किसके साथ शेयर कर सकता है? वो अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकता है, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट के साथ शेयर कर सकता है, अपने रिटायर्ड पार्टनर के साथ शेयर कर सकता है, जो डिसीज्ड पार्टनर है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ शेयर कर सकता है, उसके साथ साथ जो आपके प्रोफेशनल बॉडीज हैं जो 53 रेगुलेशन 53A रेगुलेशन में डिफाइंड है उनके साथ शेयर कर सकता है, या उस मेंबर के साथ शेयर कर सकता है जिसके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है। क्लोज नंबर 3 कहता है कि अगर आप ले नहीं सकते, अगर आप दे नहीं सकते तो आप ले भी नहीं सकते, ऐसा क्लोज नंबर 3 कहता है। तो कोई भी सीए इन प्रैक्टिस एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अग्री टू एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी भी बिजनेस प्रोफेशन का प्रॉफिट का, किसी भी बिजनेस प्रोफेशन के प्रॉफिट का शेयर, लेकिन वो किससे ले सकता है? मेंबर से ले सकता है, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज से ले सकता है, या फिर उस मेंबर से ले सकता है जिसके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है। क्लोज नंबर 4 कहता है कि एक सीए इन प्रैक्टिस को डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा अगर वो पार्टनरशिप में एंटर करता है, चाहे इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया। किसके साथ अगर वो एंटर नहीं कर रहा है, सीए इन प्रैक्टिस के साथ नहीं एंटर कर रहा है, तो उसको गिल्टी मान लेंगे। अगर मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी के साथ जो आपके रेगुलेशन नंबर 53B में डिफाइंड है उनके साथ एंटर नहीं कर रहा तो वो गिल्टी है, या फिर जिसके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो गिल्टी है, ठीक है। तो ये कहता है आपका क्लोज नंबर 4। क्लोज नंबर 5 कहता है कि एक सीए इन प्रैक्टिस को डीम टू बी गिल्टी मान लिया जाएगा अगर वो अपने प्रोफेशनल काम को सिक्योर कर रहा है उस पर्सन की सर्विसेज के थ्रू जो उसका एम्प्लॉय नहीं है या जो उसका पार्टनर नहीं है, या उन मीन से सिक्योर कर रहा है विच आर नॉट ओपन टू अ सीए। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर क्लोज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज क्लोज नंबर 6। क्लोज नंबर 6 कहता है कि एक सीए इन प्रैक्टिस को हम डीम टू बी गिल्टी मान लेंगे अगर वो क्या करेगा, अगर वो सोलिसिट करेगा क्लाइंट, अगर वो क्लाइंट को छीनेगा, सोलिसिट करेगा, क्लाइंट को एक्वायर करेगा, या फिर क्लाइंट को या फिर प्रोफेशनल काम को वो एक्वायर कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब किसी बंदे के थ्रू। कैसे? सर्कुलर के थ्रू, मतलब वो सर्कुलर इशू कर रहा है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है, या फिर खुद जाके पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहा है, या इंटरव्यू दे रहा है, या कोई अदर मीन्स। तो अगर इन्हीं किसी वे के थ्रू आप अपने काम को सोलिसिट कर रहे हो, अपने काम को एक्वायर कर रहे हो, या अपने क्लाइंट को सोलिसिट कर रहे हो, देन यू विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लोज नंबर 6। लेकिन इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है मतलब जहां पे आपको अलाउड है क्लाइंट को सोलिसिट करना, जहां पे आपको अलाउड है प्रोफेशनल वर्क को एक्वायर करना। कहता है कहां से? अपने साथी से, दैट इज योर सीए इन प्रैक्टिस से आप ऐसा काम एक्वायर कर सकते हो, या आप क्लाइंट को सोलिसिट कर सकते हो, या फिर आप, जब आपने देखा होगा कि जब भी कोई टेंडर्स आते हैं, ठीक है, तो आपका जो सीए है वो टेंडर्स भर सकता है, मतलब वो रिस्पॉन्ड कर सकता है टेंडर्स का, प्रोवाइडेड दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क करके रखना, प्रोवाइडेड दैट your CA shall not respond to the tenders which are issued by any organizations in the areas which are exclusively reserved for CAs। जैसे कि ऑडिटिंग होगी। सिंपल सी बात कर रहे हैं, CA क्या टेंडर्स को रिस्पॉन्स दे सकता है? यस, वो दे सकता है, लेकिन वो कहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं दे सकता? उन टेंडर्स के रिलेशन में रिस्पॉन्स नहीं दे सकता जो एरियाज
स्पेसिफिकली सीएस के लिए रिजर्व्ड है। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं एक फर्म हूं, मैं अपने लिए सीए ढूंढ रही हूँ क्योंकि मुझे ऑडिट करानी है। अब क्योंकि ऑडिट करना इज एन एरिया विच इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर सीए, तो कोई भी सीए मेरे इस टेंडर पे रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। लेकिन इसकी भी प्रोवाइजो है, कहता है तुम दे सकते हो अगर टेंडर के अंदर मिनिमम फी प्रिस्क्राइब्ड है तो। फिर अगला एक क्वेश्चन कहता है कि आपने अभी बोला कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पैसा दे नहीं सकते, तो क्या जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है हमें, या ईएमडी का जो आपका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है जब भी टेंडर इनवाइट होता है, तो क्या आपका ये डिपॉजिट भी नहीं दे सकता सीए? आंसर इज यस, दिस टाइप ऑफ डिपॉजिट कैन बी गिवन, राइट। उसके बाद आता है आपका अदर प्रोविजंस ऑफ क्लोज नंबर 6। ये अदर प्रोविजंस ऑफ क्लोज नंबर 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ऊपर क्या था, ऊपर आपके कोर प्रोविजन है जो आपको लिखनी है कि सीए इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो सोलिसिट करता है अपने क्लाइंट या फिर प्रोफेशनल वर्क, कैसे, सर्कुलर के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू और आपकी पब्लिकेशन के थ्रू या बाई एनी अदर मीन्स, राइट। लेकिन जो आपकी अदर प्रोविजंस हैं, मतलब कि हम किसको कहेंगे एडवर्टीजमेंट है, क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, राइट। तो क्या बोल रहा है, क्या जो आपका सीए इन प्रैक्टिस है वो बुक पब्लिश कर सकता है, क्या वो आर्टिकल पब्लिश कर सकता है? तो ये कहता है यस, अलाउड है, और आप उस बुक के अंदर, उस आर्टिकल के अंदर अपनी डेजिग्नेशन एज अ सीए मेंशन कर सकते हो, अपनी फर्म का नाम मेंशन कर सकते हो। क्या अलाउड नहीं है? अलाउड ये नहीं है कि आपने बुक छापी और उसमें अपनी अपनी अटेनमेंट्स लिख दी, मतलब आपने अपनी अचीवमेंट्स लिख दी, दिस इज नॉट अलाउड। आप अपने खुद की अचीवमेंट्स, आप अपनी फर्म की अचीवमेंट उसके अंदर नहीं लिख सकते। फिर कहता है कि क्या जो हमारा सीए इन प्रैक्टिस है वो ग्रीटिंग कार्ड्स या इनविटेशंस इशू कर सकता है, किसके लिए? मैरिजेस के लिए, अगर कोई रिलीजियस सेरेमनी हो रही है, उसको अपना ऑफिस खोलना है, मतलब अगर आप इनोग्रेशन कर रहे हैं तो उसके लिए वो लेटर भेज सकता है, या फिर अगर उसने उसका ऑफिस पहले कहीं पे था अब वो कहीं और शिफ्ट कर रहा है, क्या वो ऑफिस भेज सकता है, मतलब उसका चेंज इन, अगर वो ऑफिस कर रहा है तो उसके रिलेशन में वो लेटर भेज सकता है, या अगर उसने अपना फ़ोन नंबर चेंज किया तो उसके रिलेशन में वो अपने क्लाइंट को बताना चाहता है कि अब ये मेरा ऑफिस यहाँ पे नहीं है, मेरा ऑफिस यहाँ पे है, अब मेरा फ़ोन नंबर ये नहीं है, मेरा फ़ोन नंबर ये है, तो वो लेटर भेजना चाहता है, तो क्या ये अलाउड है? तो कहता है इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस कहती हैं यस इट इज़ अलाउड, लेकिन तुम सिर्फ किसको भेज सकते हो? अपने क्लाइंट को भेज सकते हो, अपने रिलेटिव को भेज सकते हो ऐसी इन्विटेशन, और अपने दोस्तों को भेज सकते हो। आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्या मैं अपने फ्रेंड के मैं अपने पार्टनर के रिलेटिव को भेज सकता हूँ? दैट इज नॉट अलाउड, राइट। उसके बाद कहता है यूज ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ सीए एंड नेम ऑफ द फर्म, कि जब तुम उसको भेजोगे इन्विटेशन को, वहां पे तुम सिर्फ अपना सीए की डेजिग्नेशन यूज करोगे एंड नेम ऑफ द फर्म इज टू बी मेंशन, इसके अलावा यू कैन नॉट मेंशन एनीथिंग। उसके बाद कहता है अगला जो आपको इनको अगर आपको समझना है, मैं आपको बोल दूंगी बेस्ट वे है इस क्लोज को करने का इज टू डू द क्वेश्चंस। ये जो चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ सारी क्वेश्चन में ही पूछी हुई चीज़ें हैं। तो अगला पॉइंट कहता है कि मान लो कि आपकी जो फर्म है वो सेलिब्रेट करना चाहती है सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, ये सारी चीज़ें, तो क्या वो कर सकती है? तो वो कहता है कि देखो ऐसा तुम्हें सेलिब्रेट करना है, सेलिब्रेट करने से कोई नहीं रोकता, लेकिन एडवर्टीजमेंट करना इज़ नॉट अलाउड, राइट। लेकिन फिर भी तुम ऐसा करो, एक न्यूज़पेपर में या न्यूज़ लेटर में एक छोटा सा आर्टिकल प्रोवाइड कर सकते हो, ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली वो तुम्हारे अचीवमेंट को ना स्पेसिफाई करे, सो दैट मच इज़ अलाउड। उसके बाद कहता है जो स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, आपने कभी भी नहीं देखा होगा, जैसे कि आप आईपीएल देख रहे हो तो आपको वहाँ पे बड़े बड़े बैनर्स दिखाई देते हैं, आपको किसी सीए फर्म का बैनर कभी नहीं दिखाई देगा कि सीए फर्म भी स्पॉन्सर कर रही है। ऐसा नहीं, हमारे पास पैसा नहीं होता है, लेकिन हमारा वो जो स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज़ है वो करना नहीं अलाउड है। तो कहता है कि जो हमारे मेंबर इन प्रैक्टिस है वो जो फर्म है दे कैन नॉट स्पॉन्सर एनी इवेंट्स, वो किसी भी इवेंट को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ अलाउड है। क्या अलाउड है? कहता है जो आपका मेंबर है या जो आपकी फर्म है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं कुछ इवेंट्स को। कौन से इवेंट्स है वो इवेंट्स है जो आपके आईसीआई ने ऑर्गेनाइज करे हैं, कि जो इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज करे हैं तो उसको आप स्पॉन्सर कर सकते हो। उसमें भी ये आपकी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट होती है इंस्टीट्यूट की, उसने अगर ऑर्गेनाइज करें तो यू कैन स्पॉन्सर। उसमें भी प्रोवाइडेड दैट आपने प्रायर अप्रूवल ली है, आपकी कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन डायरेक्टरेट है ये आपका आईसीआई का, इसकी आपने प्रायर अप्रूवल ली है, सो इन दैट केस यू कैन डू दिस स्पॉन्सरिंग एक्टिविटी। मतलब सिर्फ आप इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम को ही स्पॉन्सर कर सकते हो, उसके अलावा नो स्पॉन्सरिंग इज अलाउड। कहता है अगला पॉइंट कि जो आपकी टीचिंग या कोचिंग एक्टिविटीज़ है, क्या आप उनकी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो? तो दिस इज नॉट अलाउड। कहता है कि कोई भी एडवर्टीजमेंट जो आपका मेंबर इन प्रैक्टिस करेगा
अपनी जो उसकी टीचिंग एक्टिविटीज़ है उसकी एडवर्टीजमेंट वो कर रहा है, सो दिस इज़ नॉट अलाउड। अगर उसने किया तो वो क्लोज 6 में मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा, वहाँ पे गिल्टी हो जाएगा। अलाउड क्या है, अलाउड क्या है, देखो अगर मैं टीचिंग कर रही हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने इंस्टीट्यूट के बाहर साइन बोर्ड लगा सकती हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ जो मैं बोर्ड लगाऊंगी उसमें क्या मेंशन होना चाहिए, मेरा कोचिंग का नाम मेंशन होना चाहिए, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन होनी चाहिए, और कौन कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा रही हूँ ये मेंशन होना चाहिए, मेरी फर्म भी है, मैं ये भी काम करती हूँ। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ अलाउड, राइट। उसके बाद आता है क्या आप रोविंग इंक्वायरी कर सकते हो, बार बार आप फोन करके पूछ लो क्या आपके पास काम है, क्या आपके पास काम है, नो दिस इज़ नॉट अलाउड। ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट की इसलिए बनाई गई हैं, इंस्टीट्यूट ने इसलिए बनाई है ताकि आपकी एक इज्जत बनी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको काम नहीं मिल रहा, आप लोगों से फ़ोन कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, तो आपकी जो रेपुटेशन है उसको मेंटेन करने के लिए ये सारी गाइडलाइंस है, राइट। फिर कहता है अगर आपको पता हो तो सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 4 में जब आपके ऑडिटर को निकाला जाता है तो उसको एक राइट दिया जाता है, राइट टू बी हर्ड, कि वो एक रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, मेंबर्स के सामने खड़ा होकर बोल सकता है। तो ये पॉइंट कहता है कि देखो रिप्रेजेंटेशन करनी हमें कोई इशू नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास एक्ट ने राइट दिया हुआ है, लेकिन उसको तुम मिस यूज़ नहीं कर सकते, नीडलेस पब्लिसिटी के लिए यूज़ करना इज़ नॉट अलाउड। फिर कहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ मिस्टर ए और सामने है मिस्टर बी, तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को अपने किसी क्लाइंट से इंट्रोड्यूस करवाया पार्टी में, तो क्या ये अलाउड है कि जो आपका जिसने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है आप उसी के क्लाइंट को छीन के ले जाओ, सो दिस इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आप कोई भी काम जो एमिनेट हो रहा है किसी और मेंबर के थ्रू, जो किसी और बंदे के थ्रू आ रहा है, किसी और मेंबर के थ्रू आ रहा है, आप उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। और अगर वो क्लाइंट खुद चल के आ रहा है आपके पास तो आपको सबसे पहले क्या बोलना चाहिए उस क्लाइंट को कि तू अपने पुराने मेंबर के थ्रू आ, ठीक है। ऑल्दो ये कभी भी प्रैक्टिस हो नहीं सकता, तो ऐसा तो कोई कुछ करता नहीं है, लोग छीनते ही हैं एक दूसरे के क्लाइंट। फिर कहता है पब्लिक इंटरव्यूज़ देना अलाउड है, येस आपने बहुत जगह देखा होगा कि सीएज न्यूज़पेपर में इंटरव्यूज़ देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ पे इंटरव्यू देते हैं, वो अलाउड है। लेकिन क्या अलाउड नहीं है, तुम इंटरव्यू में ऐसी कोई बात मत बोलो जिससे ऐसा लगे कि तुम अपनी फर्म की पब्लिसिटी कर रहे हो, अपने अचीवमेंट्स को बता रहे हो, दैट इज़ नॉट अलाउड। क्या तुम एजुकेशनल वीडियोस बना सकते हो, ऑब्वियसली बना सकते हैं यूट्यूब पे। मैं सिर्फ टीचर्स की बात नहीं कर रही, और भी बहुत सारे सीएस होते हैं, दे टॉक अबाउट अदर स्टफ, टैक्स से रिलेटेड मैटर्स हो गए, फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स हो गए, सो दोज आर एजुकेशनल वीडियोज़ ओनली। सो एजुकेशनल वीडियोज़ बनाने में कोई इशू नहीं है, दैट इज़ अलाउड। लेकिन अलाउड क्या नहीं है, तुम खड़े होकर अपनी फॉर्म की डिटेल दे रहे हो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हो, ईमेल आईडी दे रहे हो अपनी फॉर्म की, सो दैट इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि वो तो एक तरीके से क्लाइंट को सोलिसिट करना हो गया ना, सो दैट इज़ नॉट अलाउड, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू द गाइडलाइंस ऑफ वेबसाइट। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप प्रैक्टिस में हो और आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, उस टाइम पे वेबसाइट के रिलेशन में भी आपकी इंस्टीट्यूट ने, आपकी काउंसिल ने गाइडलाइंस इशू करी हुई है। कौन कौन सी, कहते हैं देखो इंस्टीट्यूट ने कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बताया है कि आपको इसी फॉर्मेट में वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। फिर कहता है वेबसाइट का नाम क्या होगा, वेबसाइट का नाम होना चाहिए आपके इंडिविजुअल नेम के आसपास, मतलब जो भी तुम्हारे इंडिविजुअल का नाम है उसके नाम के आसपास आपकी वेबसाइट का नाम होना चाहिए, या फिर जो तुम्हारी फॉर्म का ट्रेड नेम है उसके आसपास होना चाहिए, या तुम्हारी फॉर्म का नाम है उसके आसपास होना चाहिए। फिर कहता है कि वेबसाइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेबसाइट हमेशा पुल मोड पे ऑपरेट होनी चाहिए। आप इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऐसा नहीं कि धक्के से आपके मुंह पे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, राइट। वो पॉपअप्स आते हैं ना बहुत सारी वेबसाइट पे, सो वेबसाइट शुड ऑपरेट ऑन दी पुल मोड, नॉट ऑन दी पुश मोड, राइट। उसके बाद कहता है आप किसी भी वे से, सर्कुलर के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट देने, बाय द वे ऑफ गिविंग एडवर्टीजमेंट और बाय द वे ऑफ पोस्टिंग एनीथिंग ऑन द सोशल मीडिया, आप ना सोलिसिट नहीं कर सकते लोगों को कि आओ मेरी वेबसाइट पे आओ, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर वो कहता है कि एक चीज़ अलाउड है क्या, कि जब तुम्हारी ऑफिस की स्टेशनरी होती है या तुम अपने क्लाइंट को कोई भी डॉक्यूमेंट भेजते हो या ईमेल भेज रहे हो, तो वहाँ पे तुम अपनी वेबसाइट का नाम मेंशन कर सकते हो, दैट इज़ अलाउड। कहता है कि जो भी आपके पार्टनर्स की फोटो होगी वो वेबसाइट पे जब तुम डिस्प्ले करोगे, ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग्स नहीं लगाने, सिर्फ पासपोर्ट साइज वहाँ पे तुम लगा सकते हो। उसके बाद कहता है कि जो तुमने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट पे चैट रूम की फैसिलिटी प्रोवाइडेड होती है, तुम वहाँ पे चैट डालते हो, तो ये कहता है कि चैट रूम कैन बी प्रोवाइडेड फॉर परमिटिंग दी चैट, तुम अलाउ कर सकते हो, लेकिन चैट किनके बीच में होनी चाहिए, मेंबर्स के बीच में या आपकी जो फर्म है और उसके क्लाइंट के बीच में। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि फर्म
हाँ, दिस इज बहुत सारे जो अगर किसी ने बिग फोर में ऑडिट करी होगी तो उनको ये पॉइंट पता होगा कि आपकी जो ऑडिटर होता है वो उसकी साइट के ऊपर ही उनके पास इतनी स्टोरेज होती है, राइट, वो आपके क्लाइंट के डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये पॉइंट कहता है कि फर्म कैन प्रोवाइड दी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फैसिलिटी फॉर द क्लाइंट, लेकिन कंडीशन ये है कि उनका लॉगिन पासवर्ड अलग होना चाहिए जहाँ से आपके जो क्लाइंट है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सके। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, अगर आपको उन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, ये सारी चीज़ें अगर आपको इनका लिंक डालना है अपनी वेबसाइट पे वो अलाउड है, लेकिन आप अपनी इन पेजेस के ऊपर एडवर्टाइज नहीं कर सकते कि आओ मेरी वेबसाइट पे आओ या मेरी वेबसाइट को विजिट करो, ऐसा कोई पोस्ट नहीं डाल सकते, कोई स्टोरी नहीं डाल सकते, सो दैट इज नॉट अलाउड। फिर कहता है क्या तुम अपनी वेबसाइट पे लिंक डाल सकते हो किसी और एक्सटर्नल साइट्स के, तो ये पॉइंट कह रहा है यस लिंक अलाउड है, लेकिन किसके, आईसीआई की वेबसाइट का लिंक डाल दो, जो तुम्हारी रीजनल काउंसिल है जैसे कि चंडीगढ़ की काउंसिल्स होगी, राइट, या आपकी वेस्टर्न, सदर्न, ये वाली, तो आप अलग अलग काउंसिल्स के लिंक डाल सकते हो। गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स होगी जैसे कि एमसीए, इनके लिंक डाल सकते हो। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के लिंक तुम प्रोवाइड कर सकते हो। तो एजुकेशनल टाइप्स ऑफ लिंक आर अलाउड टू बी गिवन ऑन योर वेबसाइट, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्लोज, दैट इज क्लोज नंबर 7। क्लोज नंबर 7 भी क्लोज नंबर 6 के साथ ही आता है। तो आप कैसे पढ़ोगे, पहले आप क्लोज नंबर 1 से 5 तक पढ़ोगे, उसके बाद आप 1 से 4 तक पढ़ोगे, उसके बाद आप 5, 6, 7 को साथ में पढ़ोगे। तो क्लोज नंबर 7 क्या कहता है कि एक सीए इन प्रैक्टिस को हम डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लेंगे अगर वो एडवर्टाइज करता है अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को या फिर सर्विसेज को, या फिर वो सीए के अलावा कोई और डेजिग्नेशन यूज करता है अपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स पे, विजिटिंग कार्ड्स पे, लेटर पे, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे कि वो डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है अंडर क्लोज 7। तो आप अपनी अचीवमेंट को हाईलाइट नहीं कर सकते, नहीं तो आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज नंबर 7 पे। आप सीए की डेजिग्नेशन के अलावा कोई और डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते ऑन योर डॉक्यूमेंट्स, ऑन योर लेटर हेड्स, विजिटिंग कार्ड्स या फिर साइन बोर्ड्स पे भी, नहीं तो आप क्या हो जाओगे, यू विल बी गिल्टी अंडर क्लोज नंबर 7। मूविंग फॉरवर्ड टू क्लोज नंबर 8, ऑल्दो क्लोज नंबर 7 की भी गाइडलाइंस है, मैं आपको पढ़ाई देती हूँ साथ में। हाँ, क्लोज नंबर 7, ये अभी 7, 6 और 5 मोर और लेस आपको साथ में ही पढ़ने हैं। तो एडवर्टीजमेंट करने की भी कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होती हैं। क्या क्या, तो कह रहा है कि क्या आप राइटअप्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, आंसर इज यस, राइटअप्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट करना इज अलाउड, लेकिन वहाँ पे भी गाइडलाइंस है आपके इंस्टीट्यूट की, एक बार उसको पढ़ लेना, थोड़ी सी गाइडलाइंस है, राइट। उसके बाद कहता है कि क्या आप डेजिग्नेशन लाइक इनकम टैक्स कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट लॉयर्स, ईटीसी, ये अलाउड है। मैं आपको बता भी चुकी हूँ, सेक्शन नंबर 7 में भी हमने इस बात को पढ़ा था कि आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक ही डेजिग्नेशन यूज कर सकते हो, सीए की। उसके बाद कह रहा है कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, क्या मैं ये लिख दूँ, नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड कि तुम सीए हो, इन एडिशन टू एनी अदर, इन एडिशन टू अ सीए यू कैन नॉट यूज एनी अदर डेजिग्नेशन लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ईटीसी। उसके बाद कहता है कि अगर मुझे एम्पैनल्ड किया गया है एज द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यूअर, क्या ये अलाउड है, सो दिस इज अलाउड, यू कैन मेंशन इट, राइट। फिर कहता है कि मैंने अपनी प्रैक्टिस कब सेट करी, मैं अपने विजिटिंग कार्ड पे लिख दूं, तो दिस इज नॉट अलाउड, ये भी मेंशन करना अलाउड नहीं है। उसके बाद कहता है कि अगर मेरे पास कोई और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी है, एडवोकेट हो गया, जैसे सीएस हो गया, सीएमए हो गया, क्या ये अलाउड है। देखो, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो सकता है, लेकिन तुम कोई और डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते सीए के साथ। ये सारी पढ़ी हुई बातें जो हमने अभी सेक्शन नंबर 7 में भी कवर करी हैं, ठीक है। उसके बाद एक और बात है कि क्या तुम अपनी जो फर्म के प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है उसमें नाम मेंशन, जो आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट तुम दे रहे हो कहाँ पे, अपने क्लाइंट्स को या किसी को भी, क्या तुम उसमें अपनी फर्म का नाम मेंशन कर सकते हो, सो दैट इज़ नॉट अलाउड। मतलब सिर्फ जो आपके डॉक्यूमेंट हैं फर्म के, जो आपके लेटर हेड्स हैं, वहाँ पे तुम अपनी फर्म का नाम मेंशन कर सकते हो। अगर तुम्हारा कोई आर्टिकल असिस्टेंट है, उसने पेपर दिए और वो सक्सेसफुल हो गया, मतलब वो पास हो गया, अच्छा रैंक वगैरह आ गया, क्या तुम अपनी प्रेस में एक एडवर्टीजमेंट दे सकते हो, कहते हैं तुम प्रेस में रिलीज करवा सकते हो कि अच्छा मेरा एक आर्टिकल था जो मेरे पास काम करता था, ऐसा कुछ तुम उसके एग्जामिनेशन के बारे में, मतलब उसके रिजल्ट के बारे में लिखवा सकते हो, लेकिन बिना मतलब की पब्लिसिटी मत कराने लग जाओ कि लग जाना कि हमारे पास इतने क्लाइंट हैं, हम ये काम करते हैं, मैंने ये सिखाया वो सिखाया, दैट इज़ नॉट अलाउड, राइट। उसके बाद कहता है कि
जैसे कि जीएसटी आई, राइट, जीएसटी आई तो या टाइम टू टाइम जो भी अमेंडमेंट्स आती हैं, क्या अपने क्लाइंट्स को या अपने ऑडिट स्टाफ को उन चेंजेस के बारे में अवेयरनेस देने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए क्या आप सेमिनार ऑर्गेनाइज करा सकते हो? आंसर इज येस, दिस इज डेफिनेटली अलाउड, तुम बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अनड्यू प्रोमिनेंस शुड नॉट बी गिवन टू द नेम ऑफ सीए इन द बुकलेट। क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो आपने एक डॉक्यूमेंट भेज दिया, एक बुकलेट भेज दी जिसके अंदर जीएसटी की प्रोविजंस थी, और साथ में तुमने अपने नाम के बारे में भी, अपने क्लाइंट्स के बारे में बहुत कुछ लिख के भेज दिया। सो दैट इज नॉट अलाउड। तुम्हें सेमिनार करवानी है, तुम्हें ट्रेनिंग देनी है, तुम ट्रेनिंग दो, लेकिन जो तुम डॉक्यूमेंट भेज रहे हो उसके अंदर तुम अननेसेसरीली अपनी पब्लिसिटी नहीं कर सकते। ठीक है, फिर कहता है कि आपका साइज क्या होना चाहिए, साइन बोर्ड का कहीं पे नहीं लिखा कि छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, आपकी खुद की प्रोफेशनल जजमेंट है। ठीक है, एक अप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए, लेकिन जैसे तुमने देखा होगा शॉप्स के ऊपर ग्लो साइन बोर्ड्स होते हैं, मतलब लाइट्स लगी होती हैं, तो ऐसा कुछ करना अलाउड नहीं है, राइट। फिर कहता है कि जो लोगो है, आप क्या लोगो यूज़ कर सकते हो? आप सिर्फ एक ही लोगो यूज़ कर सकते हो जो आपके सीए का कॉमन लोगो है, और कॉमन लोगो की भी गाइडलाइंस है कि वो कैसा होना चाहिए, ब्लू कलर का होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें। तो आपका जो सीए इन प्रैक्टिस है सिर्फ एक ही लोगो यूज़ कर सकता है, इनफैक्ट सीए एक ही लोगो यूज़ कर सकता है, राइट। उसके बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्लोज नंबर 8। तो ये आपका क्लोज नंबर 7 के साथ आपको पढ़ना है। क्लोज नंबर 5, 6, 7 इकट्ठे पढ़ने हैं। ये आपकी क्या गाइडलाइंस है एडवर्टीजमेंट की, आपको एक साथ ही पढ़ने हैं। यहाँ से जब आपको क्वेश्चन आएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे 5 में आंसर देना है, 6 में आंसर देना है या 7 में आंसर देना है, 5 में भी लिख दो, 6 में भी लिख दो, 7 में भी लिख दो। बहुत बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा 6 और 7 में ना इकट्ठा ही, आपको पता नहीं लगेगा कि 7th का आंसर है या 6th का है। तो समझदारी की बात है, दोनों ही क्लोज आप वहाँ पे मेंशन कर दो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू क्लोज नंबर 8। ये क्लोज नंबर 8 कहता है कि एक सीए इन प्रैक्टिस को आप गिल्टी मान लेंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का अगर उसने ऑडिटर की पोजीशन एक्सेप्ट करी है। कैसे? विदाउट कम्युनिकेटिंग विद अनदर सीए। सिंपल सी बात है, तुम अभी अभी किसी भी कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट हुए हो या किसी भी एंटिटी के ऑडिटर अपॉइंट हुए हो, तुमसे पहले कोई और ऑडिट कर रहा था और उस केस में तुमने बिना कम्युनिकेशन करे आपने ये पोजीशन एक्सेप्ट कर लिया, आपने प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेशन नहीं करी और आपने अपनी इस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप गिल्टी हो गए अंडर क्लोज नंबर 8। अदर पॉइंट्स क्या हैं? देखो, कब बोला जाएगा कि आपने कम्युनिकेशन कर दी है, मतलब कम्युनिकेशन कब बोला जाएगा कि कंप्लीट हो गई है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कहता है कि जब भी आप कम्युनिकेशन भेजोगे, बाय लेटर अगर भेज रहे हो तो एक्नॉलेजमेंट ले लेना। तो आपकी जो लेटर के थ्रू आप भेजोगे उसको हम कम्युनिकेशन तब बोलेंगे इफ इट इज रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू, राइट। उसके बाद कहता है अगर बाय हैंड भेजिए तो तुम वहां पे भी रिटर्न एक्नॉलेजमेंट लेकर आना। अगर ईमेल आईडी पे भेज रहे हो कम्युनिकेशन तो वो ईमेल आईडी वही होनी चाहिए जो इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड है, या फिर तुम यूडीएन, जो आपका यूडीन होता है विच इज जनरेटेड ऑन यूडीन पोर्टल, उसके थ्रू भी यू कैन कम्युनिकेट। अच्छा, अगर ऐसा हो, मान लो कि तुमने कम्युनिकेशन भेजी और वापस आ गया वो लेटर, जो भी तुमने लेटर लिख के भेजा, और उस पर रिमार्क्स लिखकर आया कि प्रेमाइसिस इज फाउंड लॉक्ड। तो अगर तुमने उसी एड्रेस पे भेजी थी जो इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड है तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुमने जेन्युइन एफर्ट किया, अब प्रेमाइसिस बंद है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि तुमने कम्युनिकेशन कर दी। तो एक और सिचुएशन हो सकती है क्या, कि जो तुमने जिस भी एड्रेस पे तुमने कम्युनिकेशन भेजी वो एड्रेस वही था जो इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड है, पर तुम्हें वो एड्रेस मिला नहीं, मतलब वो एड्रेस ही नहीं मिला, तो उस केस में भी ऐसा मान लिया जाएगा कि ये एक वैलिड कम्युनिकेशन है। अगला पॉइंट कहता है ये कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट हर एक ऑडिटर के ऊपर एप्लीकेबल होगी, हर टाइप की ऑडिट के ऊपर एप्लीकेबल होगी, जैसे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट होगी, टैक्स ऑडिट, जीएसटी, इंटरनल ऑडिट, ईटीसी, कॉन्करेंट ऑडिट भी आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो हर टाइप की ऑडिट के ऊपर दिस रिक्वायरमेंट विल बी एप्लीकेबल। फिर आता है आपका क्लोज नंबर 9। क्लोज नंबर 9 क्या कहता है कि एक सीए इन प्रैक्टिस को डीम टू बी गिल्टी मान लिया जाएगा। कब गिल्टी मान लिया जाएगा? अगर वो एक्सेप्ट करेगा अपनी अपॉइंटमेंट विदाउट चेकिंग कि क्या सेक्शन नंबर 139 जो अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 140 जो रेजिग्नेशन और रिमूवल की बात करता है, और सेक्शन नंबर 141 जो डिसक्वालिफिकेशन की बात करता है, अगर इनकी प्रोविजंस को चेक किए बगैर अगर आपने एक्सेप्ट कर ली है अपॉइंटमेंट तो आपको गिल्टी मान लिया जाएगा। क्लोज नंबर 9 ऐसा कहता है। क्लोज नंबर 10 कहता है कि एक सीए इन प्रैक्टिस को डीम टू बी गिल्टी मान लिया जाएगा अगर वो चार्ज करता है, मतलब
चार्ज कर रहा है अपनी फीस को कैसे, परसेंटेज बेसिस पे, फीस को चार्ज कर रहा है परसेंटेज बेसिस पे, या ऑफर भी कर रहा है, या एक्सेप्ट कर रहा है, या ऑफर टू एक्सेप्ट कर रहा है टू चार्ज अ फीस ऑन द परसेंटेज बेसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, जो भी उसने सर्विस दी है, और वो परसेंट जो भी उसने परसेंटेज फिक्स कर रहा है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो बेस्ड है, कंटिंजेंट है ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग्स या रिजल्ट ऑफ एनी फ्यूचर इवेंट। तो उसको हम बोल देंगे कि आपका सीए इन प्रैक्टिस विल बी डीम टू बी गिल्टी। सीधी सी बात है, आप परसेंटेज बेसिस पे फीस नहीं चार्ज कर सकते, अगर आपने चार्ज करी तो क्लोज नंबर 10 में आप गिल्टी हो गए, राइट। लेकिन रेगुलेशन नंबर 192 अलाउ करती है कुछ सिचुएशंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, यहाँ से डिस्क्रिप्टिव में केस स्टडी क्वेश्चन भी बन सकता है। रेगुलेशन नंबर 192 में वो सिचुएशंस लिस्टेड है जहाँ पे आपके एक सीए को अलाउड है टू चार्ज द फीस ऑन द परसेंटेज बेसिस। कौन कौन सी? नंबर 1, जहाँ पे सीए एज ए लिक्विडेटर काम कर रहा है, एज ए रिसीवर काम कर रहा है इन केस ऑफ लिक्विडेशन, तो वहाँ पे जो भी आप लिक्विडेशन में एसेट रियलाइज करते हो, उनकी जितनी भी आपने रियलाइजेशन करवाई उसका कुछ परसेंटेज आप अपनी फीस चार्ज कर सकते हो। दूसरा, जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, उस केस में आप उनकी परसेंटेज ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, जो उनकी वर्किंग कैपिटल है उनकी परसेंटेज, और या फिर जो भी उनकी ग्रोस और नेट इनकम है उसकी परसेंटेज के बेसिस पे आप फीस चार्ज कर सकते हो। अगर आप एज अ वैल्यूअर काम कर रहे हो, हमने अभी देखा कि आपका जो सीए इन प्रैक्टिस है उसको अलाउड है एज रजिस्टर्ड वैल्यूअर काम करना, तो अगर आप वैल्यूएशन का काम कर रहे हो तो जितने भी अमाउंट की आपने वैल्यूएशन करी उसका एक परसेंटेज आप चार्ज कर सकते हो। हमने अभी ऊपर लिस्ट देखी थी मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज की, तो उस केस में भी जो भी आपका रिजल्ट है काम का, उसका एक परसेंटेज ऑफ दैट वर्क यू कैन चार्ज एज अ फीस। अगर आपका सीए इन प्रैक्टिस डेट रिकवरी की सर्विस देता है, मतलब बैंक के जो लोन्स दिए होते हैं उनको रिकवरी करवाने की सर्विसेज देता है, तो जितना उसने डेट रिकवर करवाया है तो उसका एक परसेंटेज वो एज अ फीस चार्ज कर सकता है। उसके साथ साथ अगर आपका सीए कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज देता है, मतलब अगर कोई एंटिटी उसको हायर करती है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट, कि मेरी कॉस्ट रिड्यूस करनी है मुझे, इसीलिए अगर उसको कोई एंटिटी हायर कर रही है तो जितना उस एंटिटी को बेनिफिट हुआ है, कॉस्ट की ऑप्टिमाइजेशन हुई है, उसका एक परसेंटेज आपका सीए एज अ फीस चार्ज कर सकता है। हमने यहाँ पे, अच्छा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो कहता है कि कोई और सर्विसेज जो आपकी काउंसिल डिसाइड करेगी इस रेगुलेशन में ऐड करना, तो उस रिलेशन में भी आपका ऑडिटर चार्ज कर सकता है फीस ऑन योर परसेंटेज बेसिस। आपकी काउंसिल ने कौन कौन सी ऐड करी है इसमें? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, मतलब जहाँ पे आपका जो सीए है वो एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल काम करता है, तो वहाँ पे भी जो रियलाइजेशन होती है उसके परसेंटेज बेसिस पे वो चार्ज कर सकता है। या जो आपकी नॉन एश्योरेंस नॉन ऑडिट के क्लाइंट्स हैं उनसे भी वो परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज कर सकता है। तो ये रेगुलेशन नंबर 192 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोज नंबर 10 कहता है कि वैसे तो आप परसेंटेज बेसिस पे फीस नहीं चार्ज कर सकते, लेकिन अगर वो सर्विसेज हैं जो रेगुलेशन नंबर 10 में कवर्ड है तो वहाँ पे इट इज़ अलाउड कि आप परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज कर सकते हो। फिर आता है आपका क्लोज नंबर 11, ये कहता है कि आपका जो सीए इन प्रैक्टिस है वो किसी भी बिजनेस और ऑक्यूपेशन में इंगेज नहीं हो सकता अदर देन अ सीए अनलेस इट इज़ परमिटेड बाय योर काउंसिल। तो अगर काउंसिल ने अलाउ नहीं किया है तो आप किसी भी बिजनेस और प्रोफेशन में इंगेज नहीं हो सकते। लेकिन आपका मेंबर किसी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन वो एमडी और होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्लोज नंबर 12 कहता है कि जो आपका सीए इन प्रैक्टिस है उसको हम डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लेंगे अगर आपका जो सीए इन प्रैक्टिस है वो अलाउ करता है किसी एक ऐसे पर्सन को जो सीए इन प्रैक्टिस नहीं है, या फिर जो, मुझे एक मिनट रुको, चार्जिंग पे लगाना यार। क्या कहता है आपका क्लोज नंबर 12, आपका सीए इन प्रैक्टिस विल बी डीम टू बी गिल्टी अगर वो अलाउ करता है किसी एक ऐसे पर्सन को जो प्रैक्टिस में नहीं है, या किसी एक ऐसे मेंबर को, मतलब वो सीए तो है लेकिन उसका पार्टनर नहीं है, कि तो मेरे बिहाफ पे साइन करते, ठीक है, तो मेरे बिहाफ पे साइन करते क्या, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ही विल बी डीम टू बी गिल्टी। कई सीए ऐसे कहते हैं अपने ऑडिट असिस्टेंट को कि ले मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कर दे, तो दैट इज़ नॉट अलाउड। हाँ, लेकिन जो तुम्हारे डे टू डे के रूटीन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो साइन करवाए जा सकते हैं। तो ये थे आपके 12 क्लोजेस।
ठीक है, एक बार फिर से बताएं कि कौन कौन से थे 12 क्लोजेस। पहले 1 से लेकर 4। पहला कहता है कि एक सीए इन प्रैक्टिस को डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा अगर वो किसी और को बोलता है कि तू मेरे नाम पे प्रैक्टिस कर ले, अगर वो जिसको बोल रहा है वो खुद एक सीए इन प्रैक्टिस है और उसकी एम्प्लॉयमेंट में है और उसका पार्टनर है, तो वो गिल्टी नहीं माना जाएगा। क्लोज नंबर 2 कहता है कि कोई भी सीए इन प्रैक्टिस अपनी फी का अपनी बिजनेस प्रोफेशन के एक प्रॉफिट का शेयर, कमीशन, ब्रोकरेज किसी और पर्सन को नहीं दे सकता अनलेस जिसको वो दे रहा है वो कौन है, वो उसका पार्टनर है, वो उसका रिटायर्ड पार्टनर है, वो उसके डिसीज्ड पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, या जो आपके प्रिस्क्राइब्ड लोग हैं जो आपके रेगुलेशन नंबर 53 में आते हैं वो है। फिर आपका क्लोज नंबर 3 कहता है कि अगर आप दे नहीं सकते तो फिर आप ले भी नहीं सकते। क्लोज नंबर 4 कहता है कि एक सीए इन प्रैक्टिस को गिल्टी मान लिया जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का अगर वो पार्टनरशिप में एंटर करता है, चाहे इंडिया में, इंडिया के बाहर, किसके साथ, किसी के भी साथ, किसको छोड़ के, सीए इन प्रैक्टिस को छोड़ के, या फिर उन लोगों को छोड़ के जिनके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, या फिर जो लोग रेगुलेशन नंबर 53B में प्रिस्क्राइब्ड हैं। फिर आते हैं आपके 3 क्लोज, दैट इज क्लोज नंबर 5, 6 एंड 7, जो कहता है कि अगर सीए इन प्रैक्टिस ने सिक्योर किया है काम, या किसके थ्रू सिक्योर किया है, सर्विसेज ऑफ एनी पर्सन अदर देन एम्प्लॉई, एनी पर्सन अदर देन मेंबर, या फिर बाय द मीन्स विच आर नॉट अदरवाइज ओपन टू अ सीए, तो उसको क्लोज नंबर 5 में गिल्टी मान लिया जाएगा। क्लोज नंबर 6 बात करता है एडवर्टीजमेंट की। क्लोज नंबर 7 बात करता है प्रोफेशनल अटेनमेंट की, मतलब आप किसी भी वे से, सर्कुलर की वे से, एडवर्टीजमेंट की वे से आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते अपने काम को। फिर हमने बहुत सारी सिचुएशंस देखी वहां पे जहां से क्वेश्चन बन सकता है कि क्या अलाउड है, कितना अलाउड है, तो वो हमने क्लोज नंबर 6 में देखा। क्लोज नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी सीए के अलावा कोई और डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकता, अपने काम की, वो अटेनमेंट्स की वो तारीफ नहीं कर सकता, नहीं तो आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज नंबर 7 में। मैंने ये भी बताया क्लोज नंबर 5, क्लोज नंबर 6, क्लोज नंबर 7 को एक साथ पढ़ना, इनके क्वेश्चंस को आप साथ में पढ़ना। फिर हमने देखा कि क्लोज नंबर 8 क्या कहता है। क्लोज नंबर 8 कहता है कि जब भी आप किसी भी कंपनी की ऑडिट को एक्सेप्ट करोगे तो जो तुम्हारी प्रीवियस ऑडिटर था उसके साथ आपको कम्युनिकेशन करना है। क्लोज नंबर 9 में हमने क्या देखा, सेक्शन नंबर 139, 140 एंड 141 की रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करेगा आपका ऑडिटर, मतलब आपका सीए इन प्रैक्टिस बिफोर गिविंग द एक्सेप्टेंस टू द ऑडिट, राइट। फिर हमने देखा क्लोज नंबर 10 जो कहता है कि एक सीए इन प्रैक्टिस परसेंटेज बेसिस पे फीस नहीं चार्ज कर सकता एक्सेप्ट वो सर्विसेज आपकी रेगुलेशन नंबर 192 वाली हैं। क्लोज नंबर 11 में हमने क्या देखा कि आपका सीए किसी और बिजनेस और प्रोफेशन में इंगेज नहीं हो सकता अदर देन सीए अनलेस आपने काउंसिल की स्पेशल परमिशन ली है। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जहां पे आपकी काउंसिल की जनरल परमिशन है और आपको कहां पे काउंसिल की स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। फिर हमने क्लोज नंबर 12 फिर देखा कि आपका सीए इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर साइन करवाता है किसी के भी, किसको छोड़कर, आपके किसी और सीए इन प्रैक्टिस को छोड़कर या फिर ऐसे मेंबर को छोड़कर जो उसका पार्टनर है। ठीक है, तो ये आपके थे 12 क्लोजेस। अब मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो आपको पढ़ना किसके साथ चाहिए था, ये आपको पढ़ना चाहिए था क्लोज नंबर 9 के साथ, राइट। तो ये कहता है कि कौन कौन सी ऐसी परमिशंस है, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको करने के लिए आपकी काउंसिल ने जनरल परमिशन दी है और कौन कौन से ऐसे काम हैं, ऐसे ऑक्यूपेशन है जिसको करने के लिए आपको काउंसिल से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, काउंसिल को अप्लाई करना पड़ता है। तो जनरल परमिशन आपकी काउंसिल ने किन किन काम के लिए दी है। नंबर 1, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो, किसी और फर्म के अंदर आप एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो तो दैट इज अलाउड, इसके लिए जनरल परमिशन है। प्राइवेट ट्यूटरशिप दे सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में कई जगह क्वेश्चन है। प्राइवेट ट्यूटरशिप दे सकते हो लेकिन मैक्सिमम कितने टाइम तक दे सकते हो, सब्जेक्ट टू जितनी आप ट्यूशन पढ़ाओगे, प्रैक्टिस के साथ साथ 25 घंटे इन अ वीक से ज़्यादा कि आप ट्यूशन्स नहीं दे सकते। आपको बुक लिखनी है, आपको आर्टिकल लिखना है, आप लिख सकते हो, किसी ने मना नहीं किया। हाँ, इसको भी आप मार्क कर लो, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी का लाइसेंस आप होल्ड कर सकते हो लेकिन लिमिटेड पर्पस के लिए। कौन से पर्पस के लिए, रिन्यूअल कमीशन के पर्पस के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इस पॉइंट से, ठीक है। उसके बाद कहते हैं आपको एमपी का, एमएलए
का ऑफिस होल्ड करना है, किसी ने आपको मना नहीं किया, आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हो। आपको पार्ट टाइम ट्यूटरशिप करनी है, कर लो पार्ट टाइम ट्यूटरशिप, लेकिन कहाँ पे करोगे? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो आपके प्रोग्राम्स चलवाता है या फिर आपकी कोचिंग्स भी करवाता है, तो वहाँ पे तुम पार्ट टाइम पढ़ा सकते हो बच्चों को। फिर कहता है कि अगर कोई प्रोफेशनल जर्नल छप रहा है, वहाँ पे आपको एडिटरशिप का काम करना है, तो उसके लिए भी काउंसिल ने जनरल परमिशन दी है। आप सर्वेयर, देखो जब आप इंश्योरेंस कंपनी का हमने चैप्टर पढ़ा, वहाँ पे हमने इस चीज़ को सीखा था कि जब इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम अराइज होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम की डिसबर्समेंट करने से पहले उसकी असेसमेंट करती है। तो वहाँ पे आप एज अ सर्वेयर का काम कर सकते हो, उसमें एज अ असेसमेंट लॉस असेसर का काम कर सकते हो, उसके लिए काउंसिल ने जनरल परमिशन दी है। उसके बाद कहता है रिकवरी एजेंट आप बन सकते हो, रिकवरी कंसल्टेंट बन सकते हो बैंकिंग सेक्टर में, या फिर आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैरी ऑन करनी है, तो उसके लिए आपको, अगर आपको लैंड ओन करनी है तो आप लैंड ओन कर सकते हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, उसके लिए जनरल परमिशन है। कौन से ऐसे एरियाज हैं, ये सिलेक्टेड मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप पूरी लिस्ट पढ़ सकते हो। एग्जाम में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं या जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है। फिर आता है कौन कौन से ऐसे ऑक्यूपेशन है जहाँ पे आपको काउंसिल की स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी। नंबर 1, अगर आपको फुल टाइम या पार्ट टाइम बिजनेस में जाना है तो काउंसिल से पहले परमिशन लो, ठीक है। फिर मतलब आप प्रैक्टिस करो, बिजनेस भी करना चाहते हो तो काउंसिल से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर वो कहता है कि मुझे फुल टाइम पार्ट टाइम कहीं और काम करना है जो मेरा बिजनेस कंसर्न नहीं है। सॉरी मैंने शायद गलत बोला ऊपर, दोबारा से। तो कहता है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आप प्रैक्टिस के साथ साथ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हो, या फिर आप अपनी पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हो बिजनेस कंसर्न में, या आप बिजनेस कंसर्न के अलावा मतलब बिजनेस की फॉर्म के अलावा कहीं और एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हो फुल टाइम या पार्ट टाइम, और आप प्रैक्टिस में भी हो, तो उस केस में भी आपको काउंसिल से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर वो कहता है कि हाँ, ये चीज़ हमने ऊपर देखी थी कि जो आपका सीए इन प्रैक्टिस है, वो डायरेक्टर का ऑफिस तो होल्ड कर सकता है किसी भी कंपनी में, लेकिन वो एमडी नहीं बन सकता, डब्ल्यूटीडी नहीं बन सकता। तो एमडी डब्ल्यूटीडी अगर उसको बनना है तो काउंसिल से स्पेशल परमिशन ले, लेकिन प्रोवाइडेड दैट मेंबर, ये जो आपका मेंबर है, और एनी ऑफ हिज रिलेटिव या उसका कोई भी रिलेटिव कोई भी सब्सटेंशियल शेयर या इंटरेस्ट होल्ड ना करे ऐसी कंसर्न में। तो अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है तो वो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि अगर आपको पार्ट टाइम या फुल टाइम लेक्चर देना है किस मैटर्स के रिलेशन में, सीए के कोर्सेज को छोड़कर कहीं भी, तो भी आपको काउंसिल से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको पार्ट टाइम या फुल टाइम ट्यूटरशिप देनी है आईसीआई के प्रोग्राम के अलावा कहीं और, तो क्योंकि आप प्रैक्टिस में हो, तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको प्रोफेशनल जर्नल की एडिटरशिप के अलावा कहीं और एडिटरशिप करनी है, मान लो आपको न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल बन रहा है और आप कह रहे हो कि मैं प्रैक्टिस में हूँ बट मुझे इसी की भी एडिटरशिप करनी है, तो उस केस में क्यों, अगर वो प्रोफेशनल जर्नल नहीं है, कहीं और आप एडिटरशिप करना चाहते हो, तो उस एडिटरशिप के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी काउंसिल की। आप एक दो बार इन लिस्ट को पढ़ोगे और फिर आप क्वेश्चंस को देखोगे, देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। फिर आता है आपका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के कितने क्लोजेस हैं, पार्ट B2 और क्लोज B2, और ये बात क्या करता है, ये बात करता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू अ सीए इन सर्विस, मतलब वो सीए जो आपके जॉब्स में हैं। तो यहाँ पे आपकी ओपनिंग लाइन क्या होगी, ओपनिंग लाइन होगी अ सीए इन सर्विस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो क्लोज 1 या क्लोज 2 में लिखी हुई दोनों में से कोई भी एक हरकत कर देता है। कौन कौन सी, क्लोज 1 कहता है कि अगर, जैसे हमने ऊपर देखा था क्लोज नंबर 2 में, कि अगर वो पे करता है या फिर अलाउ भी करता है टू पे, या अग्री करता है टू पे, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, क्या, अपनी एम्यूलमेंट्स जो भी उसको इनकम होती है उसका शेयर किसको, किसी भी पर्सन को, तो वो क्या मान लिया जाएगा, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर दिस क्लोज। सीधी सी बात है, अगर प्रैक्टिस में वो पे कर रहा है तो क्लोज नंबर 2 में जाएगा, पार्ट नंबर 1 में। अगर वो सर्विस में है और तब वो पे कर रहा है तो आपके पार्ट नंबर 2 के क्लोज नंबर 1 में जाएगा। फिर आता है क्लोज नंबर 2 जो कहता है कि एक सीए इन सर्विस को हम डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लेंगे अगर वो पे नहीं कर सकता तो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, जस्ट लाइक क्लोज नंबर 3, ठीक है। तो वो कहता है कि वो एक्सेप्ट करता है या अग्री करता है टू एक्सेप्ट क्या, फी या प्रॉफिट और गेन का कोई भी हिस्सा एज अ कमीशन या फिर एज अ ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम किसी भी लॉयर से, सीए से, ब्रोकर से, एजेंट से, कस्टमर से, कहीं से भी वो एक्सेप्ट कर रहा है तो हम उसको डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लेंगे। अगर प्रैक्टिस में है तो क्लोज 3 में जाएगा, और अगर सर्विस में है तो क्लोज 2 में जाएगा। तो ये बिल्कुल ही आपके क्लोज नंबर 2 और क्लोज नंबर 3
ऑफ पार्ट नंबर 1 ऑफ शेड्यूल नंबर 1 वाले सिमिलर प्रोविजंस हैं, सिमिलर क्लोजेस हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू पार्ट नंबर 3, सबसे ज़्यादा मेहनत ही आपके पार्ट नंबर 1 पे लगती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही आपका पार्ट नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही आपका शेड्यूल नंबर 1 है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 3। अब ये पार्ट नंबर 3 डील्स विद द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर द मेंबर्स जनरली। जनरली मतलब यहाँ पे जो भी तुम हरकतें करोगे, चाहे तुम सीए इन प्रैक्टिस हो, चाहे तुम प्रैक्टिस में नहीं हो, तुम सर्विस में हो, तो यहाँ पे तुम जाओगे, ठीक है। तो यहाँ की ओपनिंग लाइन क्या होगी, दैट इज सीए इज डीम्ड टू बी, यहाँ पे मैंने सीए इन सर्विस नहीं लिखा, सीए इन आपका प्रैक्टिस नहीं लिखा, मैंने वर्ड क्या यूज किया, अ सीए मतलब जनरली सीए मेंबर है सिर्फ वो, विल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, उसको गिल्टी मान लिया जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। तीसरा पार्ट है तो कितने क्लोज है, 3 क्लोज है, तीसरा पार्ट है तो 3 क्लोज है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर वो 3 क्लोज में लिखी हुई किसी भी कोई भी हरकत करता है, कौन कौन सी, क्लोज नंबर 1 वो कहता है वो फेलो नहीं है, अभी तक उसको 5 साल नहीं हुए सीए बने को, अभी तक उसको 5 साल नहीं हुए, और वो अपने आप को क्या बोल रहा है, एज अ फेलो मेंबर, ठीक है। अभी वो एसोसिएट ही है लेकिन दिखा क्या रहा है, फेलो, तो वो कहाँ पे जाएगा, क्लोज नंबर 1 में जाएगा। क्लोज नंबर 2 कहता है कि आपकी काउंसिल उसे जो भी इंफॉर्मेशन मांगती है, या काउंसिल की कमेटी उसको कोई इंफॉर्मेशन मांग रही है, डिसिप्लिनरी कमेटी कोई इंफॉर्मेशन मांग रही है, डायरेक्टरेट डिसिप्लिन कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है, QRB जो आपका क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है वो कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है, या अपीलांट अथॉरिटी जो हमने अभी अभी सेक्शन नंबर 21 में देखा डिसिप्लिनरी कमेटी वाले में, तो वहाँ डिसिप्लिनरी एक्शन वाले में, तो अगर ये इनमें से कोई भी अथॉरिटी उससे इंफॉर्मेशन मांगती है और वो इंफॉर्मेशन नहीं सप्लाई करता है, या फिर जो रिक्वायरमेंट इन कमिटीज़ ने लगाई है, इन काउंसिल ने लगाई है, उसके साथ कंप्लाई नहीं कर रहा, तो वो कहाँ पे गिल्टी होगा, वो क्लोज नंबर 2 पार्ट नंबर 3 ऑफ शेड्यूल नंबर 1 में गिल्टी होगा। पार्ट आपका क्लोज नंबर 3 क्या कहता है, पार्ट नंबर 3 का कहता है कि एक सीए चाहे वो प्रैक्टिस में है चाहे प्रैक्टिस में नहीं है, आपके कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देता है, कहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, जब वो किसी और सीए से काम ले रहा है उस टाइम पे उसने गलत इंफॉर्मेशन दी, या ऊपर हमने क्लोज नंबर 6 में रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स वाला पॉइंट पढ़ा, तो वहाँ पे जब वो रिस्पॉन्ड कर रहा है टेंडर्स को, वहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन लिख के दे रहा है, या राइटअप्स में जब वो राइटअप्स लिखता है तो उस टाइम पे जब वो एडवर्टीजमेंट देता है, मैंने बोला कि एडवर्टीजमेंट थ्रू राइटअप इज अलाउड सब्जेक्ट टू द गाइडलाइंस ऑफ द काउंसिल, ठीक है, जो आपको सेल्फ पढ़नी है, 1 या 2 पेज की गाइडलाइंस है वो, तो वहां पे अगर वो एडवर्टीजमेंट दे रहा है उस टाइम पे वो कोई भी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है तो वो क्लोज नंबर 3 में जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो इन तीनों क्लोजेस को तो आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई देगी, और वो कॉमन चीज़ क्या है कि तीनों में ही झूठ बोल रहा है वो, ठीक है, या तो झूठ बोल रहा है या तो कुछ बोल ही नहीं रहा। क्लोज नंबर 1 में फेलो नहीं है पर बोल रहा है फेलो है, क्लोज नंबर 2 में जो इंफॉर्मेशन आपकी काउंसिल, कमिटीज, QRB बोर्ड, आपकी डिसिप्लिन डायरेक्टरेट, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, ये सब मांग रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा, जो भी इनके रेगुलेशन है इनके साथ कंप्लाई नहीं कर रहा, या फिर यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहा है जब वो टेंडर्स को, या अब किसी और सीए से काम ले रहा है, या राइटअप्स लिख रहा है, तो उस टाइम पे वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो कहाँ पे कवर्ड है, पार्ट नंबर 3। तो तुम ऐसे याद कर सकते हो पार्ट नंबर 3 के 3 क्लोज और तीनों में ही वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू 4th क्लोज, तो 4th क्लोज के फोर्थ पार्ट के कितने क्लोजेस हैं, 4th पार्ट के आपके टोटल हैं 2 क्लोजेस, और यहाँ पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ पे वर्ड यूज होगा अदर मिसकंडक्ट। तो ये पॉइंट कहता है कि पार्ट नंबर 4 में कवर होते हैं अदर मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर जनरली। तो चाहे सीए इन प्रैक्टिस है चाहे आपका प्रैक्टिस में नहीं है वो सीए, अगर वो गिल्टी पाया गया अदर मिसकंडक्ट का, चाहे क्लोज नंबर 1 और क्लोज नंबर 2 में कहीं पे भी, तो वो यहाँ पे गिल्टी होगा। तो यहाँ पे ओपनिंग लाइन क्या होगी आपके पार्ट नंबर 4 में, अ मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट। पॉइंट क्या है, अदर मिसकंडक्ट इफ ही, क्लोज नंबर 1 कहता है अगर उसको गिल्टी घोषित किया है किसी भी सिविल या फिर क्रिमिनल कोर्ट ने, किस चीज को लेकर, एक ऐसे ऑफेंस को लेकर विच इज पनिशेबल विद
imprisonment for a period up to 6 month। अगर आपके किसी सिविल कोर्ट ने या किसी क्रिमिनल कोर्ट ने किसी भी मेंबर को चाहे वो सर्विस में है चाहे वो प्रैक्टिस में है, अगर घोषित किया है गिल्टी और जिस ऑफेंस के लिए उसको गिल्टी माना गया है उस ऑफेंस के रिलेशन में इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, उसको पनिश किया गया है इम्प्रिजनमेंट के साथ अप टू 6 मंथ, तो वो यहाँ पे कवर्ड होगा क्लोज नंबर 1 में। और 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा कवर होती है आपके शेड्यूल नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, उसके बाद कहता है क्लोज नंबर 2, अगर आपकी काउंसिल के ओपिनियन में, मतलब अगर आपकी काउंसिल को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मेंबर है जो उसको डिसरिप्यूट लेकर आ रहा है, उसकी बेइज्जती करवा रहा है बिकॉज ऑफ हिज एक्शन, चाहे उसके एक्शन उसने जो किए हैं वो उसके प्रोफेशनल कैपेसिटी में है चाहे उसकी पर्सनल कैपेसिटी में है। फॉर एग्जांपल फ्रॉड कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया उसका, फॉर एग्जांपल फ्रॉड को छोड़ो, तुमने बैंक में चेक लगवाया, चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है, तो अब ये तुम्हारा पर्सनल एक्शन है, बट फिर भी क्योंकि तुम्हारा नाम के आगे सीए लगा है और कोई ऐसा काम जो काउंसिल को लगता है कि तुम जिस काम की वजह से हमारे इंस्टीट्यूट की बदनामी हो सकती है, वो अदर मिसकंडक्ट में क्लोज नंबर 2 में कवर्ड होगा। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे आपका मेंबर में बी फाउंड गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट, इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा बाय हार्ट, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है। कौन कौन सा, जहाँ पे आपके सीए ने ना आपके क्लाइंट की बुक उठवा ली, मतलब उसने अपने क्लाइंट की बुक रख ली है अपने पास विदाउट एनी रीजनेबल कोज, उसके पास कोई वजह नहीं है और उसने अपने पास बुक रख ली, सिस्टम उठा लिया उसने अपने क्लाइंट के, तो वो यहाँ पे अदर मिसकंडक्ट में जाएगा। उसके बाद कहता है जहाँ पे आपके सीए ने कोई मटीरियल मिसरिप्रेजेंटेशन करी है तो भी वो अदर मिसकंडक्ट में जाएगा। या फिर तुम्हारा जो सीए है वो अपने जो ऑडिट असिस्टेंट है, उसके आर्टिकल असिस्टेंट है, वो उनको प्रैक्टिस की सर्विसेज के अलावा किसी और सर्विसेज के लिए यूज़ करता है। मतलब काम क्या है आपके आर्टिकल असिस्टेंट का कि आपका जो ऑडिट का काम है, टैक्सेशन का काम है, जो भी आपका प्रोफेशनल वर्क है उसमें असिस्ट करना, आप उनसे अपना बैग उठवाते हो, खाना बनवाते हो, ये सारी चीज़ें, दिस इज़ नॉट अलाउड, ऑल्दो इट हैपन्स बट इट इज़ नॉट अलाउड। फिर कहता है मिस अप्रोप्रिएशन बाय ऑफिस बियरर ऑफ अ रीजनल काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो आपकी इंस्टीट्यूट की रीजनल काउंसिल है, जैसे कि चंडीगढ़ की रीजनल काउंसिल होगी, आपकी दिल्ली की होगी, ऐसे, तो उस केस में अगर आपके ऑफिस बियरर ने कोई भी यार आपको थोड़ी सी लाइट कम लगी हुई है अभी क्योंकि लाइट चली गई है। हाँ, वो कहता है कि कोई भी जो आपका रीजनल काउंसिल है उनका ऑफिस बियरर है, ऑफिस बियरर मतलब जो वहाँ का इंचार्ज है, अगर उसने किसी लार्ज अमाउंट का, मतलब जो आपका रीजनल काउंसिल का पैसा था उसकी यूटिलाइजेशन उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए की है, तो वो भी अदर मिसकंडक्ट है। ठीक है, उसके बाद कहता है आपकी पब्लिक अथॉरिटीज़ आपको लेटर्स भेज रही है, इंटीमेशंस भेज रही है, आपसे जवाब मांग रही है पर आप जवाब ही नहीं दे रहे हो, तो वो भी यहाँ पे जाएगा। उसके बाद कहता है कि जहाँ पे आपके सीए ने लोन लेने के लिए किसी कोरेसिव मेथड का यूज़ किया है, गलत मेथड का यूज़ किया है, तो वो भी अदर मिसकंडक्ट में जाएगा। सो दीज वर योर 4 पार्ट ऑफ शेड्यूल नंबर 1। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट शेड्यूल। सबसे इम्पोर्टेंट सेकेंड शेड्यूल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फर्स्ट शेड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट शेड्यूल का फर्स्ट पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से भी 5, 6, 7, 8 क्लोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली 6 and 7, स्पेशली जो उसके आपके राइटअप्स वाले पॉइंट है, गाइडलाइंस फॉर एडवर्टीजमेंट, कहाँ कहाँ पे आपको काउंसिल की जनरल परमिशन लेनी है, कहाँ पे स्पेशल परमिशन लेनी है, जिसको आप क्लोज नंबर 9 के साथ पढ़ते हो, तो ये सारे पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। Okay, so let's start with second schedule. I'm going to take a break, but you'll see this class in continuation only. Okay, let's move forward to second schedule. Second schedule बहुत easy सा schedule है, बहुत simple सा छोटा सा schedule है और एग्जाम में इतने कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, पूछे जाएंगे तो सेकंड शेड्यूल के पार्ट नंबर 1 से पूछे जाएंगे। सेकंड शेड्यूल में कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। आपके फर्स्ट पार्ट में कितने क्लोजेज हैं? 10 क्लोजेज हैं। सेकंड पार्ट में कितने क्लोजेज हैं? 4 क्लोजेज हैं। और थर्ड पार्ट में कितने क्लोज हैं? सिर्फ 1 क्लोज है। ठीक है, तो सेकंड शेड्यूल का पार्ट नंबर 1 डील करता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द मेंबर इन प्रैक्टिस, राइट। और इस पार्ट की ओपनिंग लाइन कैसे होगी? इस वाले पार्ट से रिलेटेड आप जो भी आंसर लिखोगे एग्जाम में, तो आपकी ओपनिंग लाइन होगी आंसर की, that a CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct, कि एक CA in practice को हम deemed to be guilty of professional misconduct मान लेंगे अगर उसने
क्लोज, ये जो 10 क्लोज लिखे हैं आपके पार्ट नंबर 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में, इन 10 क्लोजेस में लिखे हुए किसी भी काम को किया। कौन कौन से आपके 10 क्लोजेस हैं? क्लोज नंबर 1 कहता है कि अगर आपके सीए इन प्रैक्टिस को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंडक्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल एंगेजमेंट, अगर उसको कोई भी क्लाइंट से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है और अगर उसने उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया किसी भी पर्सन को अदर देन द क्लाइंट विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ द क्लाइंट या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ एंड रेगुलेशन, तो उस केस में आपके सीए इन प्रैक्टिस को गिल्टी मान लिया जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का अंडर क्लोज नंबर 1। राइट, तो क्लोज नंबर 1 में पहली बात क्या आई कि आपके जो सीए इन प्रैक्टिस है उसको गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा अगर उसने कॉन्फिडेंशियलिटी को ऑब्जर्व नहीं किया, कॉन्फिडेंशियलिटी को ध्यान में नहीं रखा। क्लोज नंबर 2 कहता है कि सीए इन प्रैक्टिस को हम डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लेंगे अगर उसने किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्ट दे दी है, उसने किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्ट दे दी है या उसने किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई कर दिया है, सबमिट कर दिया है अपने फॉर्म के नाम पे या फिर अपने नाम पे विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द एग्जामिनेशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पॉइंट, ये क्लोज कहता है कि आपके सीए इन प्रैक्टिस ने आपकी एंटिटी की, किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक नहीं किया, बिना चेक करे उसको सर्टिफाई कर दिया है। किसने चेक नहीं किया? या तो उसने खुद ने चेक नहीं किया, ना उसके किसी पार्टनर ने चेक किया, ना उसकी फर्म के किसी एम्प्लॉय ने चेक किया, या फिर ना किसी और सीए इन प्रैक्टिस ने चेक किया। तो बिना चेकिंग के अगर आपके सीए इन प्रैक्टिस ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है, सर्टिफाई कर दिया है इन हिज ओन नेम या फिर इन द नेम ऑफ हिज फर्म, तो उसको मान लिया जाएगा डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लोज नंबर 2। क्लोज नंबर 3 क्या कहता है कि हम एक सीए इन प्रैक्टिस को डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लेंगे अगर वो परमिट कर देता है, अगर वो अलाउ कर देता है यूज ऑफ हिज नेम या फिर अपने फर्म के नेम को यूज करना, किसके साथ? इन कनेक्शन विद द एस्टिमेट ऑफ अर्निंग्स ऑफ प्रॉफिट्स विच आर कंटिंजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। वो कहता है कि आपका सीए अगर परमिट कर रहा है कि मेरे नाम को यूज कर लो, मेरे फर्म के नाम को यूज कर लो, किसके साथ? इन कनेक्शन विद सच आ अर्निंग, जिसका होना ना होना फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है, और वो इस तरीके से अलाउ कर रहा है, इस तरीके से उसकी फर्म का नाम यूज हो रहा है उस ट्रांजैक्शन के साथ, उस एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग के साथ जो फ्यूचर के ऊपर डिपेंडेंट है, कि आपके देखने वाले को ऐसा लग रहा है दैट योर सीए in practice is vouching for the transaction। तो उस केस में भी आपके सीए इन प्रैक्टिस को गिल्टी मान लिया जाएगा अंडर क्लोज नंबर 3। तो यहां पे हमारे पास 3 सी निकल के आए। क्लोज नंबर 1 में सी है कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लोज नंबर 2 में सी है सर्टिफिकेशन, और क्लोज नंबर 3 में सी है आपका कंटिंजेंट। राइट, ये याद करने का तरीका कुछ नहीं है। फिर क्लोज नंबर 4 कहता है कि हम एक सीए इन प्रैक्टिस को डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लेंगे अगर उसने ओपिनियन एक्सप्रेस किया है। किसके ऊपर ओपिनियन दे दिया उसने? उस एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, उस बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जिसके अंदर उसका या फिर उसकी फर्म का या फिर उसकी फर्म के किसी पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो उस केस में भी हम क्या मान लेंगे? गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, अगर उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा तो यहाँ पे एक थ्रेट राइज हो जाता है। यहाँ पे हम आपका एक प्रिंसिपल होता है जो सेक्रीफाइस होगा, जो अफेक्ट होगा, दैट इज इंडिपेंडेंस। राइट, तो ये आपका 4th क्लोज है। 5th क्लोज क्या कहता है कि एक, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लोज नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट। ये कहता है कि एक सीए इन प्रैक्टिस को डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा अगर वो कोई मटेरियल फैक्ट जो उसको पता लगा है उसको डिस्क्लोज नहीं करता है। देख, उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशनल वर्क उसको कोई मटेरियल फैक्ट पता लगा जो उसने नहीं बताया, विच वॉज नोन टू हिम, उसने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, एंड ये फैक्ट ऐसा था जो आपकी एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं किया था, बट जिसका डिस्क्लोजर करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग। वो कह रहा है कि उसको कोई ऐसी बात पता लगी, कोई ऐसा फैक्ट पता लग गया जो आपकी एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं किया था, और जिसका डिस्क्लोजर देना वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिसलीडिंग ना हो। और आपके ऑडिटर को जब ये फैक्ट पता लगा उसने भी इस फैक्ट का डिस्क्लोजर नहीं किया, उस केस में आपका
जो ये सीए इन प्रैक्टिस है उसको डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा अंडर क्लोज नंबर 5। क्लोज नंबर 6 बिल्कुल ही आपके क्लोज नंबर 5 जैसा है। डिफरेंस ये है यहाँ पे जो उसको यहाँ पे आपके ऑडिटर को मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली है, ऑडिटर मतलब आपके सीए इन प्रैक्टिस को मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली है। क्लोज नंबर 5 में आपके सीए इन प्रैक्टिस को क्या मिला था, फैक्ट पता लगा था। तो ये कहता है कि एक सीए इन प्रैक्टिस को हम डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लेंगे कि अगर उसे कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट पता लगी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोज थी, मतलब ऊपर क्लोज नंबर 5 में उसको ऐसा फैक्ट पता लगा था जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड नहीं था। क्लोज नंबर 6 में उसको एक ऐसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोज है और उसने उस मटीरियल मिसस्टेटमेंट को रिपोर्ट नहीं किया, तो वो गिल्टी कहां पे होगा, क्लोज नंबर 6 में होगा। क्लोज नंबर 7 कहता है कि हम एक सीए को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी मान लेंगे क्लोज नंबर 7 में अगर उसने अपने काम को करते टाइम, मतलब इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते टाइम अगर उसने ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज नहीं की या फिर उसने ग्रोसली नेग्लिजेंट होकर काम किया, देन ही विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी अंडर क्लोज नंबर 7। क्लोज नंबर 8 कहता है कि एक सीए इन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा अगर उसने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं करी जो इंफॉर्मेशन नेसेसरी थी इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। देखो आपका सीए इन प्रैक्टिस ऑडिट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उस ऑडिट करके जब वो ओपिनियन देता है उस ओपिनियन का बेस क्या होता है, उस ओपिनियन का बेस होता है ऑडिट एविडेंसेस। तो ये पॉइंट कहता है कि आपके ऑडिटर ने बिना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करे अगर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया है, या फिर इट्स एक्सेप्शन का मतलब ये है कि अगर वो कोई मॉडिफिकेशन देना चाहता है ऑडिट ओपिनियन में, तो उसके लिए भी उसके पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आपके ऑडिटर ने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन किए बगैर ही अपना ओपिनियन इशू किया है, विच आर सफिशिएंट मटेरियल टू नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। या फिर आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे आपका ऑडिटर ओपिनियन नहीं दे पाता है, तो अगर वो ओपिनियन नहीं देना चाहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो उसके लिए भी उसके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि आपका ऑडिटर अगर ओपिनियन दे रहा है या फिर एक्सेप्शन वो दे रहा है या फिर वो ये बोल रहा है कि मैं ओपिनियन दे ही नहीं सकता, तो उसके रिलेशन में उसको जो भी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन चाहिए थी, अगर आपके ऑडिटर ने वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, मतलब अगर आपके सीए इन प्रैक्टिस ने वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं करी, तो ही विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लोज नंबर 8 शेड्यूल नंबर 2 पार्ट नंबर 1 क्लोज नंबर 8, राइट। फिर आता है क्लोज नंबर 9 जो कहता है कि एक सीए इन प्रैक्टिस को हम डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लेंगे अगर उसने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो भी उसके ऊपर गैप की रिक्वायरमेंट लगती थी, जैसे कि स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, आपके इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट उसके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल होती हैं, अगर उसने ऑडिट करते टाइम इन आपके स्टैंडर्ड्स की, इन गाइडेंस नोट की, इन जर्नल जो आपके ऑडिटिंग के एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स हैं उनके साथ कंप्लाइंस नहीं किया, और अगर उसने कंप्लाइंस नहीं किया उसके रिलेशन में उसको अटेंशन दिखानी पड़ती है, मतलब उसको अटेंशन इनवाइट करनी पड़ती है, जो आपके यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उसको इस बात को हम आपके उसमें भी पढ़ते हैं ऐसे नंबर 200 को, कि जहां पे आपका ऑडिटर ऐसे की रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई नहीं करता तो उसको डिस्क्लोजर देना पड़ता है, उसको अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ता है कि उसने किस रिक्वायरमेंट के साथ डेविएट किया है और उसका रीजन क्या था। तो अगर आपके सीए इन प्रैक्टिस ने ये डिस्क्लोजर नहीं दिया, उसने अटेंशन को इनवाइट नहीं किया, देन ही विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लोज नंबर 9। क्लोज नंबर 10 कहता है कि जो भी आपके सीए को पैसा मिलेगा अपने क्लाइंट से, तो उसको क्या करना पड़ता है, उस पैसे को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ता है, या फिर उस पैसे को यूज करना पड़ेगा जिस भी पर्पस के लिए आपके सीए को पैसा मिला है। फॉर एग्जांपल उसके जो क्लाइंट है उसने जीएसटी की पेमेंट के लिए उसको पैसा दिया है, तो आपका ऑडिटर मतलब आपके सीए इन प्रैक्टिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस पैसे को जीएसटी की पेमेंट के लिए यूज करे। तो अगर उसने इस पैसे को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखा, या जिस पर्पस के लिए आपके क्लाइंट ने उसको पैसा दिया था उस पर्पस के लिए उसको यूज नहीं किया विद इन अ रीजनेबल टाइम, तो उस केस में हम डीम्ड टू बी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी मान लेंगे आपके सीए इन प्रैक्टिस को अंडर क्लोज नंबर 10, राइट। लेकिन यहाँ पे कौन सा पैसा एप्लीकेबल नहीं होता, जो उसकी फी
फीस होती है, रेम्यूनरेशन होती है। ऑब्वियसली जो क्लाइंट उसको फीस देगा, रेम्यूनरेशन देगा, वो उसका खुद का पैसा तो वो उसको अपने बैंक अकाउंट में रख सकता है। और जो वहाँ पे उसको रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस भी मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ऑडिट करने जाते हो तो आपको ट्रैवलिंग का खर्चा मिलता है, तो वो भी उसका उसी का पैसा होता है, तो वो उसको भी अपने खुद के बैंक अकाउंट में रख सकता है। तो ये आपके 10 क्लोज हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करा दो कौन कौन से क्लोजेस हैं। क्लोज नंबर 1 कहता है कि एक सीए इन प्रैक्टिस को हम डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लेंगे अगर उसको ड्यूरिंग दी कंडक्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर उसने उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया है बिना अपने क्लाइंट के अप्रूवल के या फिर बिना किसी लॉ या रेगुलेशन के रिक्वायरमेंट के। क्लोज नंबर 2 क्या कहता है कि एक सीए इन प्रैक्टिस को हम डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लेंगे अगर आपका सीए सर्टिफाई कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या तो खुद के नाम पे या अपनी फर्म के नाम पे, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर उसने चेकिंग नहीं करी, एग्जामिनेशन नहीं करी, ना उसने करी, ना उसके पार्टनर ने करी, ना उसके एम्प्लॉय ने की, ना किसी और सीए इन प्रैक्टिस ने करी, और बिना चेकिंग के, बिना एग्जामिनेशन के उसने अपना ओपिनियन दे दिया, तो वो कहां पे गिल्टी होगा? क्लोज नंबर 2 में गिल्टी होगा। क्लोज नंबर 3 कहता है कि एक सीए इन प्रैक्टिस को हम डीम टू बी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बोल देंगे, उसको गिल्टी मान लेंगे अगर उसने अलाउ किया है अपनी फर्म का नाम यूज होने देना, अपने नाम को यूज होने देना एक ऐसी ट्रांजैक्शन के साथ, एक ऐसी अर्निंग के एस्टिमेट के साथ जिसका होना ना होना फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है, और वो ट्रांजैक्शन ऐसी है कि ऐसा लग रहा है उसको देख के कि आपका जो सीए इन प्रैक्टिस है वो वाउच कर रहा है उस ट्रांजैक्शन के लिए, तो आपका सीए इन प्रैक्टिस गिल्टी होगा क्लोज नंबर 3 में। क्लोज नंबर 4 कहता है कि अगर आपके सीए इन प्रैक्टिस ने किसी ऐसी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ऑडिट ओपिनियन दिया है जिसमें या तो उसका या तो उसके पार्टनर का या तो उसके पार्टनर का या फिर उसकी फर्म का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो क्लोज नंबर 4 में गिल्टी होगा। क्लोज नंबर 5 कहता है कि आपके अगर ऑडिटर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कोई मटेरियल फैक्ट पता लगता है और वो मटेरियल फैक्ट जो आपकी एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं किया है और वो मटेरियल फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट था, इसका डिस्क्लोजर देना इतना इंपॉर्टेंट था कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग ना हो जाए, और आपके अगर सीए ने भी उस फैक्ट को नहीं डिस्क्लोज किया तो वो गिल्टी कहां पे होगा? क्लोज नंबर 5 में होगा। क्लोज नंबर 6 क्लोज नंबर 5 जैसा ही है, जो कहता है कि अगर आपके सीए को कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिलती है, क्या मिलती है? कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिलती है जो उसको पता है आपकी एंटिटी ने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज की है लेकिन उसने उस मटेरियल मिस स्टेटमेंट को रिपोर्ट नहीं किया, तो वो कहां पे गिल्टी होगा? क्लोज नंबर 6 में गिल्टी होगा। क्लोज नंबर 7 कहता है कि आपका सीए इन प्रैक्टिस डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा अगर उसने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज को ड्यू केयर से नहीं किया या वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज को कंडक्ट करते टाइम ग्रोसली नेग्लिजेंट था, तो वो क्लोज नंबर 7 में गिल्टी होगा। क्लोज नंबर 8 कहता है कि अगर ओपिनियन देने से पहले या ओपिनियन की एक्सेप्शन से पहले या अगर वो इस कंक्लूजन पे पहुंच रहा है कि मुझे ओपिनियन देना ही नहीं है, अगर उसने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं ऑब्टेन करी, तो वो कहां पे जाएगा? क्लोज नंबर 8 में जाएगा। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर वो क्लोज नंबर 8 में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं ऑब्टेन कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो ग्रोसली नेग्लिजेंट भी है, तो वहां पे दोनों क्लोज एप्लीकेबल हो जाते हैं, क्लोज नंबर 7 भी और क्लोज नंबर 8 भी। क्लोज नंबर 9 कहता है कि जहां पे आपके ऑडिटर ने ऑडिट करते टाइम जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल हैं ऑडिटिंग के, फॉर एग्जांपल जो आपके स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, जो आपके इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट्स कहते हैं, स्टेटमेंट्स कहती हैं, उनके साथ कंप्लायंस नहीं किया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस नॉन कंप्लायंस या जो भी उसने डेविएट किया है आपके गैप से, उसके टुवर्ड्स अटेंशन इन्वाइट की जाए, मतलब वो उसको डिस्क्लोज करे, और अगर उसने ऐसी अटेंशन को इन्वाइट नहीं किया या उसने उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया कि मैंने डेविएशन क्यों करी, इसका रीजन क्या था, देन ही विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर क्लोज नंबर 9। क्लोज नंबर 10 कहता है कि जो भी पैसा आपके सीए इन प्रैक्टिस को अपने क्लाइंट से मिलेगा तो उसको या तो उसको यूज कर लेना है जिस भी पर्पस के लिए उसको पैसा मिला, या फिर उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है, मतलब वो उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में नहीं रख सकता। अगर उसने ऐसे किया तो वो गिल्टी होगा क्लोज नंबर 10 में। लेकिन जो उसको रेम्यूनरेशन मिलती है, जो उसको फी मिलती है, वो उसका पैसा है, तो वो उस पैसे को कहां पे रख सकता है? अपने बैंक अकाउंट में रख सकता है, या फिर जो पैसा उसका क्लाइंट उसको देता है टू एक्सपेंड फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड ऑल, तो उस पैसे को भी वो अपने बैंक अकाउंट में डलवा सकता है। तो ये आपके 10 क्लोजेस थे आपके पार्ट नंबर 1 के। पार्ट नंबर 2 डील करता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली। ये उन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में बोलता है जहां पे मिसकंडक्ट कौन कर रहा है? आपके मेंबर्स मतलब चाहे वो प्रैक्टिस में है चाहे वो सर्विस में है। यहां पे ओपनिंग लाइन क्या होगी? अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ है? अ मेंबर। तो अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही
सेकंड पार्ट में कितने क्लोजेस हैं? 4 क्लोजेस हैं। तो अगर वो इन चारों में से कोई भी हरकत करता है तो हम उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी बोल देते हैं। कौन से पार्ट में? सेकंड पार्ट में। कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल नंबर 2। और क्लोज नंबर 1 क्या कहता है कि अगर आपके सीए ने, चाहे वो प्रैक्टिस में है चाहे प्रैक्टिस में नहीं है, अगर उसने कॉन्ट्रावेंशन किया है आपके एक्ट की किसी भी प्रोविजन का, कौन से एक्ट की? ये जो सीए एक्ट 1949 है, इसके किसी भी प्रोविजन का कोई भी वायलेशन किया है, कॉन्ट्रावेंशन किया है, या फिर रेगुलेशन, किसकी रेगुलेशन? इस एक्ट में जो रेगुलेशन है और जो काउंसिल की गाइडलाइन है, तो काउंसिल की गाइडलाइन, एक्ट के प्रोविजंस, एक्ट के अंदर बनी हुई रेगुलेशन की किसी भी प्रोविजन का वायलेशन किया है तो आपका सीए गिल्टी हो जाएगा। क्लोज नंबर 1 शेड्यूल नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 में। शेड्यूल नंबर, सबसे पहले आपको लिखना होता है शेड्यूल, तो शेड्यूल नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 के क्लोज नंबर 1 में आपका सीए विल बी गिल्टी। क्लोज नंबर 2 कहता है कि सीए को हम गिल्टी मान लेंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का अगर वो किसी कंपनी का एम्प्लॉय है या किसी फर्म का एम्प्लॉय है या किसी पर्सन का एम्प्लॉय है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है और उसने उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को किसी भी पर्सन को डिस्क्लोज कर दिया है अनलेस इट इज परमिटेड बाय देयर एम्प्लॉयर या फिर रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। सिमिलर क्लोज कौन सा है आपका? ऊपर शेड्यूल नंबर 2 पार्ट नंबर 1 का क्लोज नंबर 1 है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। वहां पे क्या था? वहां पे अगर सीए इन प्रैक्टिस को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, और अगर वो डिस्क्लोज कर देता है तो तब वहां पे सीए इन प्रैक्टिस आपका क्या था? गिल्टी था। लेकिन यहां पे अगर किसी भी सीए को, अब किसी भी सीए को, प्रैक्टिस वाले तो ऊपर चले गए तो नीचे कौन से बचे? सर्विस वाले बचे। तो अगर उसको अपनी सर्विस में जो आपका सर्विस में सीए है उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है और उसने उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया है, कैसे? अगर उसके मतलब एम्प्लॉयर ने उसको परमिशन नहीं दी, उसके बिना, या फिर कोई लॉ या रेगुलेशन उसके ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं लगाता है, तो उस केस में वो क्लोज नंबर 2 में गिल्टी होगा। क्लोज नंबर 3 कहता है कि आपका सीए विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर उसने कोई भी रिटर्न या फॉर्म सबमिट किया है काउंसिल को, उसकी कमिटीज को, डिसिप्लिनरी कमिटीज को, डायरेक्टरेट डिसिप्लिन को, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को, क्यूआरबी को, अपीलेंट अथॉरिटी को। सिंपल सी बात है, इन सारे लोगों को अगर कोई फॉर्म, कोई रिटर्न, कुछ भी सबमिट किया है आपके सीए ने और उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट उसने दी है वो गलत है, वो फॉल्स है, तो वो कहाँ पे गिल्टी होगा? क्लोज नंबर 3 में गिल्टी होगा। क्लोज नंबर 4 क्या कहता है कि हम एक सीए को गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बोल देंगे अगर उसने डेफिलिकेशन करी है, एम्पेजलमेंट करी है मनी की, मतलब अगर उसको जो पैसा प्रोफेशनल कैपेसिटी में रिसीव हुआ है उसमें धोखाधड़ी करी है, तो वो कहां पे जाएगा? क्लोज नंबर 4 में जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका लास्ट क्लोज, दैट इज लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में सिर्फ एक ही क्लोज है जो बात करता है अदर मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स, राइट। तो ऐसा हमने एक सिमिलर क्लोज कहां पे पढ़ा था? पार्ट नंबर 4 में पढ़ा था, क्लोज नंबर 1, जहां पे क्या लिखा था कि एक मेंबर चाहे वो प्रैक्टिस में है चाहे वो प्रैक्टिस में नहीं है, हम उसको डीम टू बी गिल्टी ऑफ, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? अदर मिसकंडक्ट लिखना है, ना कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो हम उसको गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट मान लेंगे अगर उसको गिल्टी घोषित किया है किसने? किसी भी सिविल कोर्ट ने या क्रिमिनल कोर्ट ने, किसके लिए? किसी भी ऐसे ऑफेंस के लिए जो ऑफेंस पनिशेबल था फॉर अ टर्म ऑफ, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट आएगा यहाँ पे, प्रिंसिपल पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, गलत लिखा है, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ, राइट। तो ये कह रहा है कि कोई भी मेंबर जिसको किसी सिविल कोर्ट ने या क्रिमिनल कोर्ट ने दोषी घोषित किया है एक ऐसे ऑफेंस के लिए जो ऑफेंस पनिशेबल है फॉर इम्प्रिजनमेंट, और इम्प्रिजनमेंट भी कितनी? 6 महीने से ज़्यादा की, क्योंकि 6 महीने तक की सज़ा कहाँ पे कवर्ड है? आपके पार्ट नंबर 4 के क्लोज नंबर 1 में कवर्ड है, शेड्यूल नंबर 1 में। ठीक है, सो दिस वाज योर एंटायर प्रोफेशनल एथिक्स के शेड्यूल्स। ठीक है, एंड आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो इफ़ यू वांट टू। एंड वन मोर थिंग, ये जो मैंने सेकंड शेड्यूल कराया है इसमें मैंने सिर्फ आपके ये जो पार्ट्स हैं उनको सिर्फ डिस्कस किया है, इनके रिलेटेड जो थोड़ी बहुत प्रोविजंस हैं, ठीक है, जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने यहाँ पे नहीं कवर करे, जैसे मैंने आपके शेड्यूल नंबर 1 में कवर किए हैं। तो आपका क्या काम है? आप सेकंड शेड्यूल के रिस्पेक्टिव क्वेश्चन देखना और जो वो नीचे पॉइंट्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक बार देख लेना, क्योंकि सेकंड शेड्यूल से मोस्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ज़्यादातर
मैं मोस्टली कह रही हूँ, वो आपके पार्ट नंबर 1 से पूछे जाते हैं, और जो आपका शेड्यूल 1 है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने थोड़ा सा शेड्यूल 2 को कम डिटेल में कवर किया और शेड्यूल 1 को ज़्यादा डिटेल में कवर किया। Thank you so much for coming to this channel. Thank you so much for watching this lecture. If you have liked this video, don't forget to like this video. If you have not subscribed to this channel, subscribe to this channel. If you want to comment, you can comment. If you want to share, share it with your friends. Have a great day or night जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो. Bye bye.